हेलो एवरीवन, इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो स्टूडेंट पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि भविष्य में आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। फिर शुरू करेंगे आज की हमारी धमाकेदार क्लास। पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं? वापस से सुनिएगा। पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए स्टोमेटा, ऑप्शन बी जल छिद्र, ऑप्शन सी अणु छिद्र, ऑप्शन सी कोई नहीं। ऑप्शन ए स्टोमेटा, ऑप्शन बी जल छिद्र, ऑप्शन सी अणु छिद्र और ऑप्शन डी कोई नहीं। ए, बी, सी या डी? जिसने ऑप्शन ए वाला जवाब दिया है स्टोमेटा, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र या रंध्र पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो स्टोमेटा कहलाते हैं। वो स्टोमेटा कहलाते हैं। अगला सवाल है हमारा, मनुष्य में पीलिया रोग किसके कारण होता है? मनुष्य में पीलिया रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी विषाणु और ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। बताइए जल्दी से, ऑप्शन ए, बी, सी या डी कौन सा जवाब होगा? मनुष्य में पीलिया रोग किसके कारण होता है? जिसने जवाब दिया है ऑप्शन सी वाला वायरस, बिल्कुल सही जवाब है। जो मनुष्य में पीलिया या जॉन्डिस भी बोलते हैं, इसको इंग्लिश में जॉन्डिस भी बोला जाता है, तो ये पीलिया या जॉन्डिस किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है। वायरस को इंग्लिश में हम विषाणु को इंग्लिश में हम वायरस बोलते हैं। अगला सवाल है हमारा, पादपों का वह भाग जो जल को जड़ क्षेत्र से पौधों के संपूर्ण भागों में पहुंचाता है। देखिए, पादपों का वह भाग जो जल को जड़ से संपूर्ण पौधे में पहुंचाता है। ऑप्शन ए फ्लोएम, ऑप्शन बी जाइलम, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। बताइए जल्दी से, ए, बी, सी या डी? सी जवाब नहीं होगा, इसका जवाब होगा बी। क्या होगा? जाइलम। जो पौधों को जल का जो वितरण होता है जड़ क्षेत्र से संपूर्ण पौधे में पहुंचाने का जो काम करता है वो करता है जाइलम। अब इसकी एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, याद कैसे करना है। देखो, जल का जो पहला शब्द है वो कौन सा है? जल का जो पहला शब्द है वो है जय, और जाइलम का जो पहला शब्द है वो कौन सा है? वो भी है जय। तो जय से जल और जय से जाइलम, तो जाइलम क्या करेगा? पौधों को जाइलम क्या करेगा? पौधे का जाइलम वाला भाग संपूर्ण पौधे में जल का वितरण करने का काम करता है, या इसको आप पौधे का जलदाय विभाग भी कह सकते हो। तो ध्यान रखना, जैसे जल और जैसे जाइलम, ट्रिक याद कर लेना, ये एक ट्रिक है बस। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से कौन सा हार्मोन हृदय गति को उत्तेजित करता है? सवाल को ध्यान से देखिए, निम्न में से कौन सा हार्मोन हृदय गति को उत्तेजित करता है? ऑप्शन ए एड्रिनलिन, ऑप्शन बी थायरोक्सिन, ऑप्शन सी ऑक्सीटोसिन और ऑप्शन डी प्रोजेस्टेरोन। बताइए जल्दी से, ए, बी, सी या डी? बिल्कुल, जिसने बी जवाब दिया है थायरोक्सिन, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो हार्मोन हृदय गति को जो नियंत्रित करता है या कंट्रोल करता है वो कौन सा हार्मोन होता है? थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन हृदय गति को उत्तेजित करता है। अगला सवाल है हमारा, पीनियल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? सुनिए, पीनियल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? यकृत में, मस्तिष्क में, आमाशय में या अग्नाशय में? पग्नाशय नहीं होगा, ये अग्नाशय होगा। पी थोड़ा इसमें ज़्यादा प्रिंट हो गया है। तो बताइए, पीनियल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी मस्तिष्क, ऑप्शन सी आमाशय और ऑप्शन डी अग्नाशय। जल्दी से बताइए, ए, बी, सी या डी? जिसने जवाब दिया है बी वाला मस्तिष्क, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो पीनियल ग्रंथि पाई जाती है वो कहाँ पर पाई जाती है? वो पाई जाती है मस्तिष्क में। कहाँ पर पाई जाएगी? वो पाई जाएगी मस्तिष्क में, मस्तिष्क के अंदर पाई जाती है। अगला सवाल है हमारा, आँख का कौन सा भाग प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। क्वेश्चन पूछना क्या जा रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि आँख का कौन सा भाग प्रकाश की मात्रा, जो प्रकाश की मात्रा हमारी आँख के अंदर जा रही है उसकी मात्रा को नियंत्रित करता है कि प्रकाश की कितनी मात्रा आँख के अंदर वाले लेंस पर जाकर गिरेगी।
तो ऑप्शन ए है आँख का केंद्र, ऑप्शन बी है आइरिस, ऑप्शन सी है कॉर्निया और ऑप्शन डी कोई नहीं। बताइए जल्दी से, ए, बी, सी या डी, क्या होगा इसका जवाब। आँख का कौन सा भाग प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। जिसने ऑप्शन सी दिया है उनका गलत जवाब है, और जिसने बी वाला ऑप्शन दिया है आइरिस, बिल्कुल सही जवाब है। जो आँख का आइरिस भाग होता है वो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगला सवाल है हमारा, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण होता है। मनुष्य में जितनी भी ऐच्छिक प्रकार की गतियाँ या गतिविधियाँ होती हैं जिनको हम अपनी इच्छा से कंट्रोल कर सकते हैं, वो ऐच्छिक गतियाँ किससे नियंत्रित की जा सकती हैं। ऑप्शन ए थायराइड, ऑप्शन बी सेरिब्रम, ऑप्शन सी पिट्यूटरी, ऑप्शन डी तंत्रिका तंत्र। बताइए जल्दी से, थायराइड, सेरिब्रम, पिट्यूटरी या तंत्रिका तंत्र, ए बी सी डी। जिसने बी जवाब दिया है सेरिब्रम, बिल्कुल सही जवाब है आपका। मनुष्य में जो ऐच्छिक गतियाँ होती हैं वो किससे नियंत्रित होती है, वो सेरिब्रम से नियंत्रित होती है, सेरिब्रम से नियंत्रित होती है। अगला सवाल है हमारा, शरीर का तापक्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है। शरीर का तापक्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है। ऑप्शन ए थायराइड, ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी यकृत और ऑप्शन डी आमाशय। बताइए जल्दी से, शरीर का तापक्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है। ऑप्शन ए थायराइड, ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी यकृत और ऑप्शन डी आमाशय। जिसने बी जवाब दिया है हाइपोथैलेमस, बिल्कुल सही जवाब है आपका। शरीर का जो तापक्रम नियंत्रित करते हैं वो कौन नियंत्रित करता है, हाइपोथैलेमस। शरीर का जो हाइपोथैलेमस वाला भाग होता है वो शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है। अगला सवाल है हमारा, आनुवांशिकी लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। ऑप्शन ए डीएनए, ऑप्शन बी आरएनए, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। बताइए जल्दी से, ए, बी, सी या डी, क्या होगा इसका आंसर। जिसने ए जवाब दिया है डीएनए, बिल्कुल सही जवाब है। जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है वो होता है डीएनए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का मुख्य जो काम होता है वो क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण करना। प्रोटीन का निर्माण करना इसका मुख्य कार्य होता है। अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल देखो यही आ गया, आरएनए का मुख्य कार्य होता है। बताइए जल्दी से, आरएनए का मुख्य कार्य होता है। ऑप्शन ए प्रोटीन निर्माण, ऑप्शन बी कोशिका द्रव निर्माण, ऑप्शन सी आनुवांशिक सूचना स्थानांतरण और ऑप्शन डी कोशिका निर्माण। ए, बी, सी या डी, इतना सा लिख दीजिए बस। जिसने ए ऑप्शन जवाब दिया है प्रोटीन निर्माण, बिल्कुल सही जवाब है। आरएनए का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है प्रोटीन निर्माण करना, प्रोटीन का निर्माण करना। पूरी क्लास में कंटिन्यू बने रहिएगा। स्टूडेंट आते हैं छोड़ के चले जाते हैं, फिर वो बाद में सोचते हैं हम बाद में देख लेंगे, बाद में नहीं देख पाओगे आप। और जो स्टूडेंट नए आए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आगे वाली क्लास का नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। और कल हमारी धमाकेदार क्लास होगी, थ्योरी वाली क्लास होगी कल रसायन विज्ञान की, इसी समय शाम को 8:30 बजे। तो जो नए स्टूडेंट हैं वो ध्यान दें। सवाल है हमारा अगला, यकृत का नीचे वाला थैलीनुमा भाग कहलाता है। यकृत का नीचे वाला थैलीनुमा भाग कहलाता है। ऑप्शन ए पित्ताशय, ऑप्शन बी स्टोमक, ऑप्शन सी किडनी और ऑप्शन डी लीवर। जल्दी से बताइए, ए, बी, सी या डी, पित्ताशय, स्टोमक, किडनी या लीवर। जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है पित्ताशय, यकृत का नीचे वाला थैलीनुमा भाग पित्ताशय कहलाता है, बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगला सवाल है हमारा, मनुष्य में अल्फा कैरोटीन नामक प्रोटीन कहाँ पाई जाती है। मनुष्य में अल्फा कैरोटीन नामक प्रोटीन कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन ए त्वचा, ऑप्शन बी स्टोमक, ऑप्शन सी अग्नाशय और ऑप्शन डी आँख। बताइए जल्दी से, ए त्वचा, बी स्टोमक, सी अग्नाशय और डी आँख। ए, बी, सी, डी, क्या होगा आंसर इसका। जी बिल्कुल सही, जिसने ए जवाब दिया है त्वचा, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो अल्फा कैरोटीन नामक प्रोटीन पाई जाती है वो त्वचा में पाई जाती है। अगला सवाल है हमारा, त्वचा की
जो मनुष्य की त्वचा का रंग देने वाला वर्णक कौन सा होता है? मनुष्य की जो त्वचा का रंग होता है वो किसके कारण होता है, उसका नाम बताना है। ऑप्शन ए मेलेनिन, ऑप्शन बी रेनिन, ऑप्शन सी प्रोस्किन और ऑप्शन डी पोरोनिन। बताइए जल्दी से। ए मेलेनिन, बी रेनिन, सी प्रोस्किन और डी पोरोनिन। ए, बी, सी या डी। जिसने ए जवाब दिया है मेलेनिन, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो मनुष्य की त्वचा को रंग देने वाला वर्णक होता है वो कौन सा होता है? मेलेनिन वर्णक होता है। और इसी मेलेनिन वर्णक की अधिकता, इसकी न्यूनता और इसकी सही मात्रा के कारण क्या होता है? इसकी सही मात्रा के कारण ही मनुष्य का रंग का निर्धारण होता है। देखिए अब जो रंग की बात आ गई है तो अब मैं बता देता हूँ, एक चीज़ याद आ गई है मुझे इससे रिलेटेड। देखो लोग बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स या ऐसे लोग बहुत से होते हैं जो मतलब बहुत सारे कोई काले रंग को बहुत ज़्यादा डिसलाइक करता है, कोई गोरे रंग को पसंद करता है, और जो मिडिल कलर होता है उसको बहुत कम लोग पसंद करते हैं। तो हमारे आयुर्वेद में एक चीज़ लिखी हुई है, देखो जो सबसे ज़्यादा काला होता है या जो सबसे ज़्यादा गोरा होता है उसमें जो वर्णक होता है वो मेलेनिन की मात्रा पर निर्भर करता है, और जो शुरुआत में बन जाता है फिर उसके बाद में उसको कम या ज़्यादा नहीं किया जा सकता। उस मेलेनिन वर्णक को फिर उसके बाद में कम या ज़्यादा किसी भी प्रकार से नहीं किया जा सकता। तो उसके बाद में आप कितने ही प्रकार के कुछ भी लगा लो, जो मेलेनिन वर्णक जो एक बार आपकी त्वचा में बन गया फिर उसको आप कम ज़्यादा नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल आयुर्वेद में लिखी गई चीज़ है, कितनी भी साइंस तरक्की कर ले लेकिन इस चीज़ को चेंज नहीं कर सकती है। अगला सवाल है हमारा, इंसुलिन कहाँ पर बनता है? इंसुलिन बताना है आपको कहाँ पर बनता है। ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी ब्रेकियंस, ऑप्शन सी किडनी और ऑप्शन डी हृदय। बताइए जल्दी से। जो मेलेनिन वर्णक है वो कहाँ पर बनता है, जो इंसुलिन है वो कहाँ पर बनता है? ऑप्शन ए लीवर, बी ब्रेकियंस, सी किडनी और डी हृदय। सवाल थोड़ा टफ है। जिसने बी जवाब दिया है ब्रेकियंस, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो ब्रेकियंस होता है, ब्रेकियंस इज ए पार्ट ऑफ, ये अग्नाशय के अंदर पाया जाता है, ये अग्नाशय होता है, यूँ समझ लीजिए अग्नाशय होता है ब्रेकियंस। और ब्रेकियंस या अग्नाशय में क्या होता है? इंसुलिन का निर्माण होता है। इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन मुख्य रूप से एक केमिकल कंपाउंड होता है, एक रसायन तत्व होता है जो हमारे शरीर में जो ब्लड में जो खून में जो शर्करा की मात्रा होती है उसको नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो जो डायबिटीज़ के रोगी होते हैं उनको क्या दिया जाता है? उनको इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है या इंसुलिन दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनके शरीर में इंसुलिन बन नहीं रहा है और शर्करा की मात्रा सही ढंग से कंट्रोल नहीं हो पा रही है, इसलिए उनको क्या दिया जा रहा है? इंसुलिन दिया जा रहा है। अगला सवाल है हमारा, मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है? ये तो आप सब जानते ही होंगे, मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है। ऑप्शन ए लाइसोजाइम, ऑप्शन बी जाइमेज, ऑप्शन सी प्रोटीएज और ऑप्शन डी कोई नहीं। ए, बी, सी या डी, लाइसोजाइम, जाइमेज, प्रोटीएज या कोई नहीं। जिसने ए जवाब दिया है लाइसोजाइम, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो मनुष्य की आँख में जो आंसू होता है उसके अंदर जो तत्व पाया जाता है या जो एंजाइम पाया जाता है वो होता है लाइसोजाइम। और ये क्या होता है? ये एक जीवाणुरोधी एंजाइम होता है जो जीवाणुओं की क्रियाशीलता को कम भी कर देता है। तो ये कहाँ पर पाया जाता है? मनुष्य की आँख के अंदर पाया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे पहले जो एंजाइम खोजा गया था वो एंजाइम कौन सा था, तो फिर उसका आंसर हो जाएगा जाइमेज। क्या हो जाएगा? उसका आंसर हो जाएगा जाइमेज एंजाइम। अगला सवाल है हमारा, त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है, जो हमारी त्वचा होती है उसकी ऊपरी सतह क्या कहलाती है? बताइए जल्दी से। एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, कोलोडर्मिस या त्वचा सतह है? त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, कोलोडर्मिस या त्वचा सतह। जिसने ए जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो त्वचा की सबसे ऊपरी सतह होती है वो क्या कहलाती है? एपिडर्मिस कहलाती है। अगला सवाल है, मनुष्य में वृद्धि हार्मोन का निर्माण कहाँ पर होता है? मनुष्य में वृद्धि हार्मोन का निर्माण कहाँ पर होता है? ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि में, ऑप्शन बी आमाशय में, ऑप्शन सी अग्नाशय में और ऑप्शन डी थायराइड में। बताइए जल्दी से। ए, बी, सी या डी। वृद्धि हार्मोन का निर्माण, जी बिल्कुल सही जवाब है ए वाला।
जिसने पीयूष ग्रंथि जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। मनुष्य में वृद्धि हार्मोन का निर्माण कहाँ पर होता है? पीयूष ग्रंथि में होता है। अगला सवाल है हमारा, कौन सा हार्मोन नर हार्मोन के नाम से जाना जाता है? कौन सा हार्मोन नर हार्मोन के नाम से जाना जाता है, या ऐसा हार्मोन जो सिर्फ नर में पाया जाता है? ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन सी टेस्टोस्टेरोन या थायरोक्सिन। इस सवाल में जो मैंने बताया है कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो सिर्फ नर में पाया जाता है, तो वो कहना यहाँ पर ठीक नहीं होगा। तो आप तो सिर्फ इसका जवाब दीजिए कि नर हार्मोन कौन सा है इसमें से, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन या थायरोक्सिन। सी जवाब बिल्कुल सही जवाब है। जिसने सी जवाब दिया है बिल्कुल अच्छे बच्चे हो सारे के सारे, तो लड़ा मत करो। देखो आप ऑनलाइन क्लास में लड़ते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो कौन सा हार्मोन होगा? नर हार्मोन। नर हार्मोन कौन सा होगा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नर हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है हमारा, ग्वाइटर रोग किसकी कमी से होता है? ग्वाइटर रोग किसकी कमी से होता है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी आयोडीन, ऑप्शन सी वसा और ऑप्शन डी खनिज लवण। बताइए जल्दी से, ग्वाइटर रोग किसकी कमी से होगा? ग्वाइटर रोग किसकी कमी से होगा? ऑप्शन ए प्रोटीन, बी आयोडीन, वसा या खनिज लवण। जिसने बी जवाब दिया है आयोडीन, बिल्कुल सही जवाब है। जो ग्वाइटर रोग होगा वो आयोडीन की कमी से होगा। किसकी कमी से होगा? आयोडीन की कमी के कारण ग्वाइटर रोग हो जाता है। और इस ग्वाइटर रोग का जो दूसरा नाम होता है वो होता है घेंगा रोग। कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग। और इसका अगर लक्षण आपको देखना है या आपको देख के पता करना है, तो जो मनुष्य का गला होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में सूज जाता है, और वो अवस्था कहलाती है घेंगा रोग या ग्वाइटर रोग। क्या हो जाता है? मनुष्य का जो गला होता है वो सूज जाता है, सूजा हुआ रहता है, वहाँ पर बड़ी बड़ी गांठ बन जाती है, वो रोग कहलाता है ग्वाइटर या घेंगा रोग। अगला सवाल है आपका, विज्ञान की वह शाखा जिसमें दांतों का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें दांतों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए ओडोनेटोलॉजी, ऑप्शन बी टेथोलॉजी, ऑप्शन सी डेंटिस्टोलॉजी और ऑप्शन डी कोरोलॉजी। बताइए जल्दी से, ए बी सी या डी? ओडोनेटोलॉजी, टेथोलॉजी, डेंटिस्टोलॉजी या कोरोलॉजी। इंपॉर्टेंट सवाल है, हल्के में ना लेना इन सवाल को। जिसने ए जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो विज्ञान की ओडोनेटोलॉजी शाखा है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है? दांतों का अध्ययन किया जाता है। और जो दांतों का डॉक्टर होता है वो क्या कहलाता है? जो दांतों का डॉक्टर होता है वो कहलाता है डेंटिस्ट। क्या कहलाता है? डेंटिस्ट कहलाता है, जिसके लिए बीडीएस से एमबीबीएस करनी पड़ती है। बीडीएस सब्जेक्ट से एमबीबीएस करनी पड़ती है। अगला सवाल है हमारा, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग। ध्यान से सुनिएगा, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है। ऑप्शन ए दांत, ऑप्शन बी दांत के ऊपर की इनेमल, ऑप्शन सी फीमर और ऑप्शन डी त्वचा। बताइए जल्दी से, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होगा? दांत, दांत के ऊपर की इनेमल, फीमर या त्वचा। ए बी सी या डी? जिसने ऑप्शन ए वाला जवाब दिया है उनका जवाब गलत है, और जिसने बी वाला जवाब दिया है दांत के ऊपर की इनेमल, वो बिल्कुल सही जवाब है। जो हमारे शरीर की सबसे कठोर चीज़ होती है वो क्या होती है? दांत के ऊपर एक विशेष प्रकार की परत पाई जाती है, और उस परत को हम क्या कहते हैं? उस परत को हम कहते हैं इनेमल। क्या कहते हैं? इनेमल कहते हैं। और जिन लोगों के, जिन आदमी के या औरत के, किसी के भी मान सकते हो आप, जिनके शरीर में, जिनके दांत में इनेमल घिस जाती है, एक बार वो ख़त्म हो जाती है, फिर वो मनुष्य कुछ भी चीज़ ठंडी या गर्म चीज़ को खाता है तो उसके दांतों में झंझनाहट सी होती है। तो वो झंझनाहट क्यों होती है? वो झंझनाहट इसलिए होती है कि वो उसके जो दांत की इनेमल है वो बिल्कुल घिस चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। तो इनेमल क्या करता है? इनेमल इनेमल दांतों को सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ उनको, दांतों को लंबे समय तक नए बनाए रखता है। विशेष परत होती है और दांतों को घिसने से रोकता है। फिर एक सवाल और है यहाँ पर, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ अंग की। किसकी बात कर रहा हूँ? अंग की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ना किसी ग्रंथि की बात कर रहा हूँ, ना किसी और चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो अगर अंग आपसे पूछ लिया जाए तो सबसे बड़ा जो अंग होता है वो होता है त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा जो अंग होता है वो होता है त्वचा। अगला जो सवाल है हमारा,
रक्त का थक्का रोधी पदार्थ है? रक्त का थक्का रोधी पदार्थ बताना है आपको। ऑप्शन ए पेपेरिन, ऑप्शन बी हिपेरिन, ऑप्शन सी रेनिन और ऑप्शन डी मेलेनिन। जिसको रक्त का थक्का रोधी पदार्थ नहीं पता, मतलब सवाल समझ में नहीं आया, मैं बता देता हूँ। देखो, थक्का रोधी पदार्थ का मतलब ये है कि हमारे रक्त में ऐसी कौन सा ऐसा पदार्थ पाया जाता है जो हमारे शरीर के अंदर जब रक्त बह रहा होता है तो उस समय उसको वो ब्लड को जमने नहीं देता। ब्लड को या रक्त को या हमारे खून को हमारी जो नलिकाएं होती हैं, रक्त नलिकाएं होती हैं, शिराएं व धमनियां होती हैं, उनमें जमने नहीं देता है और उस बहाव को लगातार बनाए रखता है। तो कौन सा होगा वो? ऑप्शन बी जिसने दिया है हिपेरिन, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो रक्त का थक्का रोधी पदार्थ होता है वो हिपेरिन कहलाता है। क्या कहलाता है? हिपेरिन कहलाता है। अगला सवाल है हमारा, रक्त प्लेटलेट्स को किस नाम से जाना जाता है? रक्त प्लेटलेट्स हमारे रक्त के अंदर पाई जाती है, WBC, RBC और प्लेटलेट्स भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? प्लेटलेट्स भी पाई जाती है, WBC होती है, RBC होती है और एक प्लेटलेट्स भी होती है। अब उसका दूसरा नाम बताना है आपको। ऑप्शन ए थ्रोम्बोसाइट, ऑप्शन बी प्लाज्मा, ऑप्शन सी RBC यानी रेड ब्लड सेल और ऑप्शन डी हिपेरिन। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। रक्त प्लेटलेट्स को किस नाम से जाना जाता है? जिसने ए जवाब दिया है थ्रोम्बोसाइट, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो रक्त की प्लेटलेट्स होती है वो थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानी जाती है। किसके नाम से जानी जाएगी? थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानी जाती है। अगला सवाल है हमारा, मनुष्य के शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ पर होता है? मनुष्य के शरीर में देखो, जो शरीर की जो 3-4 उपयोगी तत्व होते हैं, 3 होते हैं, वात, पित्त और कफ। वात, पित्त और कफ 3 तत्व होते हैं और ये 3 ही अपने शरीर को चलाते हैं। अगर इनमें से एक भी चीज़ ऊपर या नीचे हो जाती है तो हमारे शरीर में हम रोगी हो जाते हैं या हम बीमार हो जाते हैं। जब तक ये तीनों बैलेंस में चलते रहेंगे तब तक हमें कुछ नहीं होगा। तो पूछा गया है कि शरीर के अंदर पित्त का निर्माण कहाँ पर होता है? ऑप्शन ए हृदय में, ऑप्शन बी लीवर में, ऑप्शन सी अग्नाशय में और ऑप्शन डी फेफड़ों में। बताइए जल्दी से। ABCD। जिसने बी वाला जवाब दिया है लीवर, बिल्कुल सही जवाब है। मनुष्य के शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ पर होता है? मनुष्य के शरीर में पित्त का निर्माण होता है लीवर में। कहाँ पर होता है? लीवर में है। मैं जब आपकी चैट्स पढ़ता हूँ तो मैंने देखा है, एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है कि आप लगभग ये कुछ ही दिन हुए हैं भी लाइव क्लासेस में आते हुए और आप सब में आपस में बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई है, बॉन्डिंग भी हो गई है और बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो कंटिन्यू आ रहे हैं। जब तक वो क्लास में आते नहीं तब तक उनको ऐसा लगता है कि शायद आज दोस्तों से मिले नहीं। तो ऐसे ही आप अपना जो प्यार है वो बनाए रखें और कंटिन्यू क्लास में आते रहें। आपकी तैयारी भी हो रही है और आशा करता हूँ कि आप सबका सिलेक्शन होगा, अच्छी जगह होगा, जहाँ आप चाहते हो वहाँ होगा। अगला सवाल है हमारा, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है। देखो, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन पूछा है यहाँ पर। ऑप्शन ए 1300 से 1400 ग्राम, ऑप्शन बी 700 से 900 ग्राम, ऑप्शन सी 600 ग्राम और ऑप्शन डी 400 ग्राम। बताइए जल्दी से, ए, बी, सी या डी। 1300 से 1400 ग्राम, 700 से 900 ग्राम, 600 ग्राम और 400 ग्राम। सारे ही क्वेश्चंस सेलेक्टिव हैं, बार बार पूछे जाने वाले हैं। जिसने जवाब दिया है ऑप्शन ए वाला 1300 से 1400 ग्राम, बिल्कुल सही जवाब है। जो मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है उसका जो वजन होता है वो होता है 1300 से 1400 ग्राम। किलोग्राम नहीं है, ग्राम है। अगला सवाल है हमारा, मूत्र का पीला रंग किस कारण होता है? जो मूत्र होता है उसका पीला रंग किस कारण होता है? उसमें ऐसा कौन सा तत्व पाया जाता है जो मूत्र को पीला रंग प्रदान करता है? ऑप्शन ए है हमारा यूरोक्रोम, ऑप्शन बी है पित्त वर्णक और ऑप्शन सी है यकृत वर्णक और ऑप्शन डी है फीटोक्रोम। बताइए जल्दी से, यूरोक्रोम, पित्त वर्णक, यकृत वर्णक या फीटोक्रोम। मूत्र का पीला रंग। जिसने जवाब दिया है पित्त वर्णक गलत है, जिसने यकृत वर्णक दिया है उनका भी गलत है और ऑप्शन ए यूरोक्रोम बिल्कुल सही जवाब है। जो मूत्र का पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। अब एक सवाल और बता देता हूँ आपको, इसी के अंदर है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मनुष्य किस प्रकार का उत्सर्जन करता है, मनुष्य या मानव किस प्रकार का उत्सर्जन करता है, तो किस प्रकार का करता है? वो यूरिया का उत्सर्जन करता है, यूरिया का उत्सर्जन करता है।
यूरिक एसिड का नहीं करता है। अगला सवाल है, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, या मनुष्य के हृदय में कितने भाग प्रभाग या कितने भागों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4। बताइए जल्दी से, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, 1, 2, 3 या 4। दीजिए जल्दी से जवाब। जिसने सी नहीं, डी जवाब होगा इसका सही। जो डी जवाब जिसने दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो मनुष्य का हृदय है उसमें कितने कोष्ठक होते हैं, उसमें कोष्ठक होते हैं 4। कितने कोष्ठक होते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं। और अगला सवाल है हमारा, मनुष्य की आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है। मनुष्य की आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है। ऑप्शन ए इकोलाई, ऑप्शन बी एविन जीवाणु, ऑप्शन सी लैक्टिक जीवाणु और ऑप्शन डी किडनी बैक्टीरिया। बताइए जल्दी से, मनुष्य की आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, ए बी सी या डी, इकोलाई, एविन जीवाणु, लैक्टिक जीवाणु या किडनी बैक्टीरिया। जिसने ए वाला जवाब दिया है ई कोलाई, बिल्कुल सही जवाब है। मनुष्य की आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, ई कोलाई जीवाणु पाया जाता है। कौन सा, ई कोलाई जीवाणु मनुष्य की आंत में पाया जाता है। प्लाज्मा झिल्ली का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था। प्लाज्मा झिल्ली का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था। ऑप्शन ए रॉबर्टसन, ऑप्शन बी सिंगर व निकोलसन, ऑप्शन सी जॉन वेसन और ऑप्शन डी हैरिसन व पॉल्सन। बताइए जल्दी से, प्लाज्मा झिल्ली का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था। ऑप्शन ए रॉबर्टसन, ऑप्शन बी सिंगर व निकोलसन, ऑप्शन सी जॉनसन और ऑप्शन डी हैरिसन व पॉल्सन। जो नए स्टूडेंट आए हैं उनके लिए बता दूं, कमेंट बॉक्स नीचे चल रहा है, उसमें आपको सिर्फ ऑप्शन लिखना है ए बी सी डी और कुछ नहीं लिखना है। बताइए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था। जिसने जवाब दिया है ऑप्शन बी वाला सिंगर व निकोलसन, बिल्कुल सही जवाब है। सिंगर व निकोलसन जो वैज्ञानिक थे उन्होंने 1972 में इस मॉडल को दिया था। कब दिया था, 1972 में इस मॉडल को दिया था। और इस मॉडल में क्या था, इस मॉडल में ये था कि जो प्लाज्मा झिल्ली होती है उसके अंदर प्रोटीन और लिपिड होती है। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर क्या क्या होती है, प्रोटीन और लिपिड होती है और वो अपने हिसाब से सेगमेंट में बटी हुई होती है। और ये प्लाज्मा झिल्ली का कॉन्सेप्ट जो था वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहलाया, जो दिया था सिंगर व निकोलसन ने 1972 में। अगला सवाल है हमारा, गोल्जिकाई किससे उत्पन्न होते हैं। गोल्जिकाई किससे उत्पन्न होते हैं, बताइए जल्दी से, गोल्जिकाई किससे उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन ए केंद्रक, ऑप्शन बी डीएनए, ऑप्शन सी एटीपी और ऑप्शन डी ईआर। ईआर का मतलब है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका। तो बताइए जल्दी से, गोल्जिकाई किससे उत्पन्न होते हैं, केंद्रक से, डीएनए से, एटीपी से या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रवी जालिका। ए बी सी या डी। जिसने डी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो गोल्जिकाई होते हैं वो किससे उत्पन्न होते हैं, ईआर से उत्पन्न होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, गोल्जिकाई किससे उत्पन्न होंगे, ईआर से उत्पन्न होंगे। अगला सवाल है हमारा, मध्य पटलिका किसकी बनी होती है। मध्य पटलिका, जिसको हम मिडिल लेमिला के नाम से भी जानते हैं, मिडिल लेमिला भी बोलते हैं। ऑप्शन ए कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट, दूसरा क्लोरीन मैग्नीशियम पेक्टेट, तीसरा कैल्शियम मैग्नीज पेक्टेट और चौथा सेल्यूलोज। बताइए जल्दी से, ऑप्शन ध्यान से सुनिए। ऑप्शन पहला वाला है, ऑप्शन ए है कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट, ऑप्शन दूसरा है क्लोरीन मैग्नीशियम पेक्टेट, ऑप्शन तीसरा है कैल्शियम मैग्नीज पेक्टेट और ऑप्शन चौथा है डी सेल्यूलोज। बताइए जल्दी से, ए बी सी या डी। मध्य पटलिका किसकी बनी होती है। मध्य पटलिका दो कोशिकाओं के मध्य में पाई जाती है। जिसने ए जवाब दिया है कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट, बिल्कुल सही जवाब है। जो कैल्शियम जो मध्य पटलिका होती है हमारी, वो किसकी बनी होती है, कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है। ये एक ठोस संरचना होती है, दृढ़। अगला सवाल है हमारा, मेंडल ने मटर के कितने लक्षणों पर शोध कार्य किया था। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनको अभी तक ये भी नहीं आता, इसीलिए मैंने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन उठाया है यहाँ पर। बताइए ऑप्शन ए बी सी या डी। जिसने डी जवाब दिया है 7, बिल्कुल सही जवाब है। और कोई 4 दे रहा है, कोई 5 दे रहा है, वो गलत जवाब है।
जो मेंडल ने जो मटर के लक्षण पर शोध किया था वो 7 लक्षण लिए थे। 7 विपर्यासी लक्षणों पर मेंडल ने खोज की थी या अनुसंधान कार्य किया था, ध्यान रखना। और जो मेंडल ने जो मटर का पौधा चूज किया था वो था उद्यान मटर। कौन सा मटर था? उद्यान मटर, जिसको हम बोलते हैं पाइसम सेटाइवम। पीछे जो एल लगा होता है वो कैरोलस लीनियस के कारण लगा होता है, ध्यान रखना। कैरोलस लीनियस की जो द्विनाम पद्धति होती है उसी के कारण उसके पीछे एल लगा होता है, तो ध्यान रखिए, ये बेसिक सी चीज़ें हैं। अगला सवाल है हमारा, कोशिका भित्ति के घटक हैं, बताइए जल्दी से। कोशिका भित्ति जो होती है, कोशिका भित्ति सिर्फ पादपों में पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती, कोशिका झिल्ली होती है। तो अब कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की, हेमीसेल्यूलोज की, या पेक्टिन की, या उक्त सभी की? बताइए जल्दी से, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन या उपरोक्त सभी? जिसने डी जवाब दिया है उपरोक्त सभी, बिल्कुल सही जवाब है। यू आर ए ब्राइट स्टूडेंट। कोशिका भित्ति जो बनी होती है वो बनी होती है किसकी? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन की। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, यह शब्द किसने कहे? ध्यान से सुनिए, पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, यह शब्द किसने कहे? ऑप्शन ए रूडोल्फ विर्चॉय, ऑप्शन बी मेंडल, ऑप्शन सी पीटरसन और ऑप्शन डी हैकल। बताइए जल्दी से, पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण किससे होता है ये किसने कहा था? जी बिल्कुल, ए आंसर बिल्कुल सही जवाब है। जो रूडोल्फ विर्चॉय थे, रूडोल्फ विर्चॉय ने क्या कहा था कि पुरानी कोशिकाओं से ही हमेशा नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। अगला सवाल है हमारा, एकल वर्ताकार डीएनए अणु पाए जाते हैं। यहाँ पर डीएनए का जो एकल वर्ताकार टाइप है वो पूछा है कि एकल वर्ताकार डीएनए अणु कहाँ पर पाए जाते हैं? ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट में, ऑप्शन बी गोल्जी काई में, ऑप्शन सी जीवाणु और ऑप्शन डी माइट्रोकॉन्ड्रिया। बताइए जल्दी से, ए बी सी या डी, क्या होगा इसका आंसर? क्या दे पाएंगे आप इसका आंसर? जल्दी से बताइए मुझे, ए बी सी डी। जल्दी से बताइए, आज स्टूडेंट बहुत कम जुड़े हैं। जिसने माइटोकॉन्ड्रिया जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है डी वाला। जो एकल वर्ताकार डीएनए अणु पाए जाते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। आज कनेक्शन प्रॉब्लम भी चल रही है। अगला सवाल है, पारिस्थितिकी क्रियात्मक इकाई है। जो पारिस्थितिकी होता है उसकी क्रियात्मक इकाई पूछिए आपसे। पारिस्थितिकी तंत्र की नहीं, पारिस्थितिकी की क्रियात्मक इकाई बतानी है आपको। ऑप्शन ए पारिस्थितिकी तंत्र, ऑप्शन बी वातावरण, ऑप्शन सी जीव और ऑप्शन डी कोई नहीं। ए बी सी या डी, बताइए जल्दी से। पारिस्थितिकी की क्रियात्मक इकाई है, पारिस्थितिकी की क्रियात्मक इकाई बतानी है आपको। जिसने ऑप्शन ए दिया है पारिस्थितिकी तंत्र, बिल्कुल सही जवाब है। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? पारिस्थितिकी की क्रियात्मक इकाई है। अगला सवाल है, राइबोसोम किसके बने होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइबोसोम कहाँ पर पाए जाते हैं? राइबोसोम कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। इनका जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है? पेलिडे कण भी बोलते हैं इनको, पेलिडे पार्टिकल्स भी इनको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्होंने जो राइबोसोम की खोज की थी वो खोज की थी जॉर्ज पेलिडे नामक साइंटिस्ट ने, इसीलिए इनको पेलिडे पार्टिकल्स भी बोलते हैं। और ये कोशिका की प्रोटीन निर्माण फैक्ट्री भी कहलाता है। तो बताइए जल्दी से, ऑप्शन ए डीएनए प्लस प्रोटीन, ऑप्शन बी आरएनए प्लस प्रोटीन, ऑप्शन सी डीएनए प्लस आरएनए और ऑप्शन डी कोई नहीं। बताइए जल्दी से, ए बी सी या डी। जिसने ए जवाब दिया है डीएनए प्लस प्रोटीन, बिल्कुल सही जवाब है। जो राइबोसोम बने होते हैं वो किसके बने होते हैं? जो राइबोसोम बने होते हैं वो किसके? जिसने बी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है आरएनए प्लस प्रोटीन। जो राइबोसोम बने होते हैं वो आरएनए प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, राइबोसोम किससे बने होंगे? आरएनए प्लस प्रोटीन से। ध्यान ऐसे याद रखना है आपको, रे से राइबोसोम और रे से आर से आरएनए। तो ध्यान रखना, राइबोसोम भी आर से हो रहा है स्टार्ट और आरएनए भी आर से हो रहा है स्टार्ट। इसे को रिलेट करके लिंकअप करके याद रख लेना, कभी नहीं भूलोगे। अगला सवाल है,
क्रिस्टी कहाँ पाए जाते हैं, जो क्रिस्टी नामक संरचना होती है उसके बारे में आपको बताना है कि जो क्रिस्टी नामक संरचना होती है वो किस कोशिकांग में पाई जाती है। बताइए जल्दी से। ऑप्शन ए केंद्रक झिल्ली, ऑप्शन बी ग्रेना की सतह, ऑप्शन सी प्लाज्मा झिल्ली और ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। बताइए जल्दी से क्रिस्टी नामक संरचना कहाँ पाई जाती है, ए बी सी या डी। इतना सा लिखना है आपको, सिर्फ ए बी सी या डी, इससे आगे कुछ नहीं लिखना है। सारे स्टूडेंट गुड है, तैयारी सबकी अच्छी है। बताइए जल्दी से। क्रिस्टी नामक संरचना बिल्कुल राइट, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। जिसने डी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो क्रिस्टी नामक संरचना होती है वो कहाँ पर पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, कोशिका का शक्तिगृह, पावर हाउस ऑफ सेल या कोशिका का इंजन भी इसको कह सकते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसी के अंदर ये श्वसन करता है और एटीपी अणुओं का निर्माण करता है। और एटीपी क्या करते हैं, एटीपी ही कोशिका को चलाने का कार्य करते हैं। एटीपी की फुल फॉर्म पूछ ले तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होती है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, केंद्रक पर परतों की संख्या होती है। जो हमारा केंद्रक होता है आप सब लोग जानते हो, कोशिका, कोशिका के अंदर होता है केंद्रक। केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं। और जो केंद्रक की खोज की थी वो किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने की थी। बताइए जल्दी से, 1 परत, 2 परत, 3 परत या 4 परत, कितनी परतें होती हैं केंद्रक पर परतों की संख्या, 1 परत, 2 परत, 3 परत या 4 परत। जिसने ए वाला जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो केंद्रक होता है उस पर 1 परत पाई जाती है और जो परत, केंद्रक पर जो परत पाई जाती है उसकी संख्या आपसे पूछ ले एग्जाम में घुमा फिरा के कैसे भी, तो ध्यान रखना एक ही परत पाई जाती है, एक ही परत पाई जाती है। अगला सवाल है हमारा, प्रजनन के दौरान एंथर का हटाना क्या कहलाता है। प्रजनन के दौरान एंथर का हटाना क्या कहलाता है। प्रजनन का मतलब जब हम 2 पौधों में प्रजनन करा रहे हैं तो उस समय हम एंथर हटाएंगे तो क्या कहलाएगा, वो प्रोसेस क्या कहलाएगा। ऑप्शन ए एंथेसिस, ऑप्शन बी परागण, ऑप्शन सी विपुंसन और ऑप्शन डी वेसेक्टोमो। बताइए जल्दी से, प्रजनन के दौरान एंथर का हटाना क्या कहलाएगा। जिसने सी जवाब दिया है विपुंसन, बिल्कुल सही जवाब है। विपुंसन बिल्कुल सही जवाब है। प्रजनन के दौरान एंथर का हटाना क्या कहलाता है, विपुंसन कहलाता है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, पारिस्थितिकी अध्ययन की आधारभूत इकाई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इसको। पारिस्थितिकी अध्ययन, अध्ययन में ये गायब है, कोई बात नहीं, समझ लीजिए बस। अध्ययन की आधारभूत इकाई पूछी है आपसे। बताइए जल्दी से, जाति, जीव, समुदाय या जैवमंडल। ए जाति, बी जीव, सी समुदाय और डी जैवमंडल। बताइए जल्दी से लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके क्या होगा इसका जवाब, क्या दे पाएंगे आप। बताइए जल्दी से इसका जवाब। जिसने जवाब दिया है बी वाला बिल्कुल सही जवाब है, परिस्थितिकी है। परिस्थितिकी क्या कहलाती है, जीवों और वातावरण के बीच का संबंध ही परिस्थितिकी कहलाती है। तो परिस्थितिकी क्या होगी, इसकी आधारभूत इकाई हो जाएगी जीव। जब जीव ही नहीं रहेगा तो फिर परिस्थिति का हम क्या करेंगे, इसीलिए जब जीव है तो परिस्थितिकी है। तो समझ गए होंगे, जीव का और परिस्थितिकी, जीव का और वातावरण के बीच का जो संबंध होता है वो परिस्थितिकी कहलाता है। और उसके अध्ययन की जो आधारभूत इकाई है वो क्या है, जीव है। पहले जीव को जानिए फिर परिस्थितिकी तंत्र को जानिए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था, बताइए कौन ये महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने इकोसिस्टम दिया था। ऑप्शन ए ओडम, ऑप्शन बी टेंसले, ऑप्शन सी मिश्रा जी और ऑप्शन डी रेटर। बताइए जल्दी से, इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था, ओडम ने, टेंसले ने, मिश्रा जी ने या रेटर ने। बताइए जल्दी से, ए बी सी डी, इतना सा लिखना है आपको, ए बी सी या डी। जिसने जवाब दिया है डी वाला रेटर, बिल्कुल सही जवाब है। बहुत अच्छे स्टूडेंट हो आप, वेरी गुड। इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था, इकोसिस्टम शब्द दिया था रेटर नामक साइंटिस्ट ने। बहुत ही अच्छे विद्वान थे ये, इन्होंने इकोसिस्टम शब्द दिया था। और वो तो देके चले गए और पढ़ना हमें पड़ रहा है आज, क्या करें, अब पढ़ना तो पड़ेगा, हमें भी पढ़ाना पड़ेगा और आपको भी पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है, सिस्टनी नामक रचनाएं कहाँ पाई जाती है। बताइए जल्दी से, सिस्टनी नामक रचनाएं कहाँ पर पाई जाती है। ऑप्शन ए केंद्रक जिसे न्यूक्लियस बोलते हैं, ऑप्शन बी ग्रेना, ऑप्शन सी ईआरवे गोल्जिकाय और ऑप्शन डी राइबोसोम। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब, केंद्रक, ग्रेना, ईआरवे गोल्जिकाय, राइबोसोम। बताइए सिस्टनी नामक रचनाएं कहाँ पर पाई जाती है। जिसने सी जवाब दिया है ईआरवे गोल्जिकाय, बिल्कुल सही जवाब है आपका। ईआरवे गोल्जिकाय क्या में कहाँ पर क्या पाई जाती है, सिस्टनी नामक रचनाएं पाई जाती है। अब देखिए और ध्यान से सुन लीजिए,
मैंने पहले बताया था, क्वेश्चन आया था ER, इसका मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःपद्रवी जालिका। इसका काम क्या होता है? इसका मुख्य कार्य होता है, ये जालीनुमा संरचना होती है, नलिकानुमा संरचना होती है, कोशिका के अंदर पाई जाती है। और इसका मुख्य काम क्या होता है? कोशिका को ढांचा प्रदान करना, मजबूती प्रदान करना और सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, फिर इसके बाद में एक शब्द और दिया है यहाँ पर। इससे पहले बता दूं मैं, जो ER होता है उसकी खोज अगर आपसे पूछ ले किसने की थी, तो पोर्टर नामक एक साइंटिस्ट थे, पोर्टर नामक साइंटिस्ट ने ER की खोज की थी। फिर दूसरा शब्द है, दूसरा है गोल्जिकाय। अब गोल्जिकाय क्या है? गोल्जिकाय की अगर खोज आपसे पूछ ले तो खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने की थी। हालांकि कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने खोज की थी, उससे पहले एक विद्वान और हुए, उन्होंने इसको देख लिया था, पर वो इसको समझ नहीं पाए थे कि ये क्या चीज़ है। तो ध्यान रखना, खोज अगर पूछ ले तो कैमिलो गोल्जी ने की थी। याद कैसे रखना है? कैमिलो के पीछे भी गोल्जी लगा हुआ है और काय के आगे भी गोल्जी लगा हुआ है। तो इस तरीके से कोरिलेट करके पढ़ोगे तो कभी नहीं भूलोगे, और मेरा पढ़ाया हुआ वैसे भी बच्चे भूलते ही नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, ये कुछ बातें थी। अगला सवाल है, प्लाज्मा झिल्ली का यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट किसने दिया था? आइए, बिल्कुल अच्छा सवाल आया है। प्लाज्मा झिल्ली का यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट पूछा है आपसे, किसने दिया था? कौन वो महान हस्ती थी? ऑप्शन ए रॉबर्टसन, ऑप्शन बी पॉलसन, ऑप्शन सी जॉनसन और ऑप्शन डी हैरिसन। सन 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 सन, सारे ही सन हो गए ये तो, ABCD। बताइए जल्दी से, प्लाज्मा झिल्ली का यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ABC या D? जिसने जवाब ए दिया है रॉबर्टसन, बिल्कुल सही जवाब है। जो यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया था? रॉबर्टसन ने दिया था। अब यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट होता क्या है? इसमें यह होता है कि इसके अनुसार जो प्लाज्मा झिल्ली और अन्य कोशिकांग होते हैं उनकी झिल्ली समान होती है। जो रॉबर्टसन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या कहा था कि यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट के अनुसार जो प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका के अंदर जो कोशिकांग हैं उनकी झिल्ली एक समान पाई जाती है। उन्होंने क्या कहा था? उनकी झिल्ली एक समान पाई जाती है। तो प्लाज्मा का जो यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट है वो रॉबर्टसन ने दिया था, और उसमें यह था प्लाज्मा की झिल्ली और कोशिकांग की झिल्ली एक समान होगी। अगला सवाल है हमारा, दो पादप कोशिकाओं के मध्य स्थित ठोस, जिसको सख्त भी बोल सकते हैं, दृढ़ भी बोल सकते हैं, परत क्या कहलाती है? ऑप्शन ए मध्य पटलिका, ऑप्शन बी प्लाज्मा झिल्ली, ऑप्शन सी कोशिका भित्ति और ऑप्शन डी कोशिका झिल्ली। बताइए जल्दी से। मध्य पटलिका, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, ABC या D? दो पादप कोशिकाओं के मध्य स्थित ठोस परत, परतनुमा संरचना होती है, लेयर भी बोलते हैं उसको। अंग्रेजी वाले जो होते हैं विद्यार्थी, वो उसको लेयर बोलते हैं परत को, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मध्य पटलिका है, इसको मिडिल लेमिला भी बोलते हैं। बच्चों, इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों ध्यान रखना, मध्य पटलिका को हम मिडिल लेमिला भी बोलते हैं। तो बताना है, दो पादपों के मध्य स्थित जो मध्य स्थित ठोस परत होती है, हार्ड लेयर होती है, वो क्या कहलाती है? मध्य पटलिका, या फिर उसको हम मिडिल लेमिला के नाम से भी जानते हैं। शाबाश बच्चों, सारे ही बच्चे आज थोड़े डेडिकेटेड लग रहे हैं, पढ़ाई की तरफ ध्यान है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है आपका। ठीक है, जाते समय एक काम करिएगा आप, जैसे ही क्लास खत्म होती है तो बताना आज की क्लास कैसी थी। ठीक है, और वीडियो को लाइक तो आपने अभी तक किया नहीं है और करोगे भी नहीं आप, मुझे पता है। तो मैं मेरा काम करता रहूँगा, आप आपका काम पता नहीं कब करोगे। सब्सक्राइब भी मैं कहता हूँ करवाओ, अपने मित्र से सबसे करवाओ। सब्सक्राइब करवाओगे तभी तो मेरे में एनर्जी आएगी, तभी तो मैं और धांसू तरीके से आपको पढ़ाऊँगा। चलिए अगला सवाल बताता हूँ आपको। अगला सवाल है, हरित लवक का अवर्णित भाग क्या कहलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हरित लवक का अवर्णित भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन ए ग्रेना, ऑप्शन बी स्ट्रोमा, ऑप्शन सी थाइलेकॉइड। कोई दिक्कत नहीं है, थैलेकॉइड लिखा हुआ था, समझते तो है ना कि थाइलेकॉइड लिखा हुआ है ये। और ऑप्शन डी है पटलिका। बताइए जल्दी से, ABC या D? ग्रेना, स्ट्रोमा, थाइलेकॉइड या पटलिका? क्या जवाब होगा इसका? हरित लवक का अवर्णित भाग क्या कहलाता है? ग्रेना, स्ट्रोमा, थाइलेकॉइड या पटलिका? जिसने जवाब दीजिए, अभी तक जवाब दिया नहीं है किसी ने, बहुत कम स्टूडेंट हैं आज। मैं जब कहता हूं कि 50 पार करवा दीजिए, आप नहीं करवा पाए अभी तक। 50 स्टूडेंट अभी एक बार भी लाइव क्लास में नहीं आए हैं। बताइए जल्दी से। हरित लवक बिल्कुल सही जवाब, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिसने स्ट्रोमा जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। हरित लवक का जो अवर्णित भाग होता है वो क्या कहलाता है? स्ट्रोमा कहलाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, स्ट्रोमा हरित लवक का अवर्णित भाग होता है, बिल्कुल कलरलेस चीज होती है। अवर्णित, अंग्रेजी मीडियम के विद्यार्थी ध्यान रखिए, अवर्णित का मतलब होता है कलरलेस। ठीक है, इज दैट क्लियर? अगला सवाल है हमारा, गोल्जिकाय किस क्रिया से संबंधित है? बताइए जल्दी से। गोल्जिकाय का संबंध, गोल्जिकाय का कोशिकांग में गोल्जिकाय क्यों होता है? काम क्या करता है वो? बताइए जल्दी से। ऑप्शन ए श्वसन, ऑप्शन बी स्त्रवण, ऑप्शन सी उत्सर्जन और ऑप्शन डी अपघटन। बताइए जल्दी से, ABC या D? क्या होगा इसका आंसर? गोल्जिकाय का क्या काम होता है? बताइए जल्दी से, ABC या D?
ऑप्शन बी स्त्रवण बिल्कुल सही जवाब है। गोल्जिकाय का जो कार्य होता है वो क्या कार्य होता है? स्त्रवण का कार्य होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। गोल्जिकाय की खोज की थी गेमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने। ध्यान रखिएगा इसका। गोल्जी गोल्जी दोनों शब्द जगह आ रहा है, दोनों जगह शब्द आ रहा है। अगला सवाल है हमारा, सजीवों तथा उनके वातावरण के बीच के संबंध को कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा इस सवाल को, अभी बता चुका हूँ, 2 सवाल पहले ही इसके बारे में चर्चा हुई थी। सजीवों तथा उनके वातावरण के बीच का संबंध क्या कहलाता है? ऑप्शन ए ओरोलॉजी, ऑप्शन बी इकोलॉजी, ऑप्शन सी फाइगोलॉजी और ऑप्शन डी कोई नहीं। बताइए जल्दी से, ओरोलॉजी, इकोलॉजी, फाइगोलॉजी या कोई नहीं। सजीवों तथा उनके बीच का वातावरण का संबंध पूछा है यहाँ पर। जिसने जवाब दिया है इकोलॉजी, बिल्कुल सही जवाब है। इकोलॉजी की परिभाषा क्या होगी? सजीवों तथा उनके बीच का जो वातावरण संबंध होता है वो क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। वो क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। जिसको हम हिंदी में क्या कहेंगे? सर हिंदी में तो बताओ। हिंदी का इंग्लिश पूछते हैं, इंग्लिश का हिंदी पूछते हैं। विद्यार्थी खुद असमंजस में फंसे हुए हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। तो इकोलॉजी बच्चों पारिस्थितिकी को बोलते हैं, ध्यान रखना। इकोलॉजी पारिस्थितिकी को बोलते हैं और इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र को बोलते हैं। इज दैट क्लियर? अगला सवाल है हमारा, चलिए। ड्रोसोफिला में सहलग्नता की खोज किसने की थी? ड्रोसोफिला में सहलग्नता की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए बैटसन, ऑप्शन बी रॉबिन्सन, ऑप्शन सी पीटरसन और ऑप्शन डी जॉनसन। सन 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 सन, चारों ही सन है। 4 सेकंड का समय है, लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा सही आंसर क्या होगा इसका। बताइए जल्दी से, ABCD क्या होगा इसका जवाब? फिर बताएंगे आपको सहलग्नता क्या होती है। जिसने बैटसन जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। आप जीत गए हो आपका सिलेक्शन जो होकर रहेगा बिल्कुल। तो ड्रोसोफिला में सहलग्नता की खोज की थी बैटसन नामक वैज्ञानिक ने। जो बैटसन नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने ड्रोसोफिला में सहलग्नता की खोज की। और सहलग्नता होती क्या है अब ये भी सुन लो। सहलग्नता का मतलब होता है कि जो एक ही गुणसूत्र पर जीन होते हैं वो एक साथ वंशानुगति कर लेते हैं। एक ही गुणसूत्र पर जो जीन होते हैं वो एक साथ वंशानुगति कर लेते हैं और ये ही स्थिति कहलाती है सहलग्नता। सह मतलब साथ, लग्नता मतलब एक साथ लगना। ध्यान रखिएगा, सह मतलब साथ और लग्नता मतलब लगना। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अगला सवाल है हमारा, सेंट्रोसोम शब्द किसने दिया? बहुत ही अच्छा सा शांत स्वभाव का सवाल है। सेंट्रोसोम किसने दिया? शब्द किसने दिया? ऑप्शन ए रॉबर्टसन, ऑप्शन बी टी ओवेरी, ऑप्शन सी हेकल और ऑप्शन डी हैरिसन व पॉलसन। बताइए जल्दी से। सेंट्रोसोम ABCD। जिसने टी बोवेरी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो सेंट्रोसोम शब्द दिया था वो किसने दिया था? सेंट्रोसोम शब्द दिया था टी बोवेरी ने। टी बोवेरी नामक एक साइंटिस्ट थे, बहुत ही विद्वान थे, बहुत अच्छे थे। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था सेंट्रोसोम और उन्होंने कह दिया और हमने पढ़ लिया। तो सेंट्रोसोम शब्द किसने किया कहा था? सेंट्रोसोम शब्द कहा था टी बोवेरी ने। अगला सवाल है हमारा, देखिए साइटोलॉजी शब्द किसने प्रतिपादित किया? अब साइटोलॉजी वाले तो कह के चले गए, हम ना पढ़ना हमें पढ़ रहा है। बताइए जल्दी से। ऑप्शन ए बेटसन, ऑप्शन सी हर्टविग, ऑप्शन सी पीटरसन और ऑप्शन डी हेकल। ये हेकल तो हर चीज़ में आ जाता है। साइटोलॉजी शब्द किसने प्रतिपादित किया? बताइए जल्दी से। ABCD, बेटसन, हेकल, पीटरसन, हर्टविग। ABCD जल्दी से लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करिए। बेटसन, हर्टविग। जिसने जवाब दिया है पीटरसन नहीं होगा, हर्टविग होगा इसका जवाब। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। जो साइटोलॉजी शब्द था वो किसने दिया था? वो दिया था हर्टविग नामक वैज्ञानिक ने। तो ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है हमारा, फादर ऑफ इंडियन प्लांट इकोलॉजी कौन है? फादर ऑफ इंडियन प्लांट इकोलॉजी पूछा है। फादर का मतलब होता है पिताजी या पापा, इंडिया का मतलब भारत और प्लांट इकोलॉजी का मतलब पादप पारिस्थितिकी। तो भारतीय पादप पारिस्थितिकी के जनक कौन कहे जाते हैं? ऑप्शन ए रामदेव मिश्रा, ऑप्शन बी सुखदेव शर्मा, ऑप्शन सी बलदेव वर्मा और ऑप्शन डी कामदेव शुक्ला। बताइए जल्दी से, आपके लिए बिल्कुल अमेजिंग से ऑप्शन लाया हूं मैं। ABCD क्या होगा इसका जवाब? जिसने रामदेव मिश्रा जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। देखो, जो फादर ऑफ इंडियन प्लांट इकोलॉजी कहते हैं वो किसको कहते हैं? हम कहते हैं रामदेव मिश्रा को। रामदेव मिश्रा जो एक बहुत ही बड़े विद्वान आदमी थे, वो क्या कहलाए? फादर ऑफ इंडियन प्लांट इकोलॉजी कहलाए। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस सवाल का। और मिश्रा जी हमारे एक सर भी थे जो एंटोमोलॉजी पढ़ाते थे हमें, बहुत अच्छे सर थे, आज भी हैं, पढ़ाते हैं उसी कॉलेज में, लेकिन हम पास आउट हो गए। अगला सवाल है हमारा, कोशिका में केंद्रिका की खोज किसने की थी? कोशिका के अंदर केंद्रक तो खोज दिया था, लेकिन केंद्रिका भी तो खोजनी पड़ेगी। किसने की थी? ऑप्शन ए फोंटाना, ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक और ऑप्शन डी पॉल्सन। बताइए जल्दी से। फोंटाना, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक या पॉल्सन?
कोशिका में केंद्रिका की खोज किसने की थी? फोंटाना, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, पॉल्सन। जिसने ऑप्शन ए दिया है फोंटाना बिल्कुल सही जवाब है। जिसने ए दिया है फोंटाना बिल्कुल सही जवाब है। कोशिका में केंद्रक की खोज की, केंद्रिका है, केंद्रक नहीं है बच्चों, ध्यान से सुनिए, केंद्रिका है। केंद्रिका की खोज किसने की थी? फोंटाना नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने केंद्रिका की खोज की थी। ठीक है, इसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। जो अंग्रेजी मीडियम के विद्यार्थी हैं वो ध्यान दें, इसको न्यूक्लियोलस बोला जाता है बच्चों, ध्यान रखना। अगला सवाल है हमारा, किस पीएच पर लाइसोसोम के एंजाइम सक्रिय होते हैं? किस पीएच पर लाइसोसोम के एंजाइम सक्रिय होते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, 8 या 10। बताइए जल्दी से। लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम मुख्य रूप से एंजाइमों का एक समूह होता है। बताइए जल्दी से। बहुत सारे एंजाइम होते हैं इसमें लगभग 24 प्रकार के पाचक एंजाइम होते हैं, इसलिए इसको आत्मघाती थैली कहते हैं। ये कोशिका को पचा डालता है पूरी को। तो जिसने जवाब दिया ही नहीं, जिसने जवाब दिया है 5 पीएच, बिल्कुल सही जवाब है। 5 पीएच बिल्कुल सही जवाब है। जो लाइसोसोम के एंजाइम होते हैं वो पीएच मान 5 पर सक्रिय रहते हैं। अब पीएच 5 कौन सा होगा? अम्लीय होगा, क्षारीय होगा? देखो 2-3 वैल्यू होती है पीएच के अंदर। अगर 7 होगा तो वो उदासीन यानी न्यूट्रल होगा। ठीक है, मोटरसाइकिल में एक गियर भी आता है जिसको हम न्यूट्रल बोलते हैं, वो उसका मतलब ही उदासीन ही होता है। मतलब ना उसमें कोई चार्ज है, ना पीछे जाएगी गाड़ी ना आगे जाएगी, बिल्कुल वो बोलता है उदासीन। तो ठीक है, तो 7 पीएच रहेगा तो वो उदासीन कहलाएगा। ठीक है, अगर 7 से ज़्यादा है तो वो क्षारीय कहलाएगा, यानी कि खारापन लिए हुए। अगर 7 से कम है तो वो अम्लीय कहलाएगा, यानी कि खट्टापन लिए हुए। तो ध्यान रखिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता हूँ मैं बच्चों के सारे। अगला सवाल है हमारा, इकोलॉजी किस भाषा का शब्द है? बिल्कुल ठंडा सा सवाल है। इकोलॉजी किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए लैटिन, ऑप्शन बी ग्रीक, ऑप्शन सी फ्रेंच और ऑप्शन डी इंग्लिश। बताइए जल्दी से। लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, इंग्लिश, ये इन वैज्ञानिकों को सारे शब्द दूसरी भाषा में बनाने की ज़रूरत क्यों थी? मेरे को तो समझ में नहीं आया। सबको राजस्थानी भाषा में बना के चले जाते, सबको याद भी हो जाते हैं और कोई भूलता भी नहीं। लेकिन हम भी तो है ना, हम भी तो इनको फिर अपभ्रंश कर देते, हम इनके अंदर मिक्स कर देते, तो इसीलिए उन्होंने नहीं बनाया होगा शायद सोच समझ कर। तो इकोलॉजी किस भाषा का शब्द बताइए जल्दी। लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच या इंग्लिश? इकोलॉजी किस भाषा का शब्द है? माफ़ करना, कनेक्शन प्रॉब्लम। तो देखिए, जो इकोलॉजी शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। कल्चर और कल्चर जो शब्द होते हैं वो सारे ही कौन सी भाषा के होते हैं? कल्चर सारे शब्द लैटिन भाषा के होते हैं। और नोमी और लॉजी जो शब्द होते हैं वो किसके होते हैं? वो ग्रीक भाषा के होते हैं। तो एक छोटी सी ट्रिक का तुक्का था, बिल्कुल सही सटीक लगा है आपके। ध्यान रखिएगा, आप भी ध्यान से इसको पढ़िएगा। अगला सवाल है हमारा, कोशिका में उपस्थित कुल माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या कहलाती है? बिल्कुल बहुत खतरनाक सवाल है ये, बहुत ज़्यादा खतरनाक सवाल है, ध्यान से सुनिएगा इसको। कोशिका में उपस्थित कुल माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या कहलाती है? और उन बच्चों को स्पेशली कहना चाहूँगा जो बच्चे आज तक ये समझते थे कि कोशिका के अंदर एक ही माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। बच्चों, ऐसा नहीं होता है। कोशिका के अंदर जो कोशिका होते हैं वो एक नहीं, एक से अधिक पाए जाते हैं, लेकिन जो केंद्रक होता है वो एक ही होता है और जो केंद्रिका होती है वो एक ही होती है। तो ये नई बात आपको अगर अच्छी लगी हो तो जाते समय लाइक करके जरूर जाना, ठीक है। और सब्सक्राइब तो आपने अभी तक नहीं किया, कर दीजिए यार सब्सक्राइब में, इसके पैसे नहीं लगते हैं, तो कोशिका में उपस्थित कुल माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या कहलाती है? ऑप्शन ए पोलियन, ऑप्शन बी कॉन्ड्रियन, ऑप्शन सी स्टॉपिक और ऑप्शन डी कोई नहीं। बताइए जल्दी से। कॉन्ड्रियन, स्टॉपिक, पोलियन, ABCD। जिसने बी जवाब दिया है कॉन्ड्रियन, बिल्कुल सही जवाब है। कोशिका में उपस्थित कुल माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कॉन्ड्रियन कहलाती है। ऑप्शन बी वाला कॉन्ड्रियन कहलाती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कॉन्ड्रियन कहलाती है। अगला सवाल है हमारा, क्रोमेटिन किसके बने होते हैं? क्रोमेटिन जाल किसके बने होते हैं? ऑप्शन ए न्यूक्लियोप्रोटीन, ऑप्शन बी न्यूक्लियोसाइट, ऑप्शन सी पेंटोज शर्करा और ऑप्शन डी नाइट्रोजन क्षारक। बताइए जल्दी से। न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियोसाइट, पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजन क्षारक। क्रोमेटिन किसके बने होते हैं? A, B, C या D? न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियोसाइट, पेंटोज शर्करा,
नाइट्रोजन क्षारक। जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है न्यूक्लियोप्रोटीन, बिल्कुल सही जवाब है। जो क्रोमेटिन बने होते हैं वो किसके बने होते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन नाम की एक चीज़ होती है उसके बने होते हैं। ध्यान रखना, न्यूक्लियोप्रोटीन नाम की एक चीज़ होती है उसके बने होते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, नई कोशिका का KI अधिक होता है। नई कोशिकाओं में केंद्रक द्रव अधिक होता है। नई कोशिका में कोशिका द्रव कम होता है, या उपयुक्त सभी। अब मैं सभी को क्लियर करूंगा। आपको अगर आता है तो कमेंट करिए, वरना फिर मैं बताऊंगा। ABCD बता दीजिए जल्दी से। आता है तो कर दीजिए कमेंट, वरना फिर मैं बताता हूं। जिसने जवाब दिया है डी, उपयुक्त सभी, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अब क्या होता है, KI का मतलब क्या होता है? KI का मतलब होता है केंद्रक द्रव व कोशिका द्रव का जो अनुपात होता है। केंद्रक द्रव, केंद्रक के अंदर पाया जाने वाला द्रव, और कोशिका द्रव का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है? वो ही कहलाता है हमारा कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। क्या कहलाता है? कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स कहलाता है। तो यहाँ पर सवाल है कौन सा कथन सत्य है? तो नई कोशिका का जो KI होता है वो अधिक होता है, बिल्कुल सही जवाब है। नई कोशिका का जो KI होता है यानी कि कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स वो अधिक होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, नई कोशिका में केंद्रक द्रव अधिक होता है, बिल्कुल सही जवाब है। नई कोशिका होती है उसमें केंद्रक द्रव अधिक पाया जाता है। तीसरा है, कोशिका द्रव, नई कोशिका में जो कोशिका द्रव होता है वो कम होता है, बिल्कुल सही जवाब है। जो नई कोशिका में कोशिका द्रव होता है वो कम होता है। तो ध्यान रखिएगा, जो ये तीनों कथन सत्य हैं। और कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स वापस से बता देता हूं आपको। केंद्रक व कोशिका द्रव का जो अनुपात होता है, केंद्रक व कोशिका द्रव का जो अनुपात होता है, या उनके आयतन का जो अनुपात होता है, केंद्रक, कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, उसके द्रव का आयतन और कोशिका द्रव का आयतन, दोनों का जो अनुपात होगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। और जो नई कोशिका होगी उसका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स हमेशा क्या होगा? अधिक होगा। नई कोशिका में केंद्रक द्रव अधिक पाया जाएगा और कोशिका द्रव क्या होगा? कम पाया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, आ सकता है। अगला सवाल है हमारा, tRNA कहाँ पर पाए जाते हैं? tRNA कहाँ पाए जाते हैं? tRNA का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ट्रांसफर RNA। आप सब लोग जानते हो RNA 3 प्रकार के होते हैं, rRNA, tRNA और एक नेक्स्ट और बताना है आपको। बताइए जल्दी से कौन सा RNA होता है? mRNA, बिल्कुल सही जवाब। तो rRNA जो tRNA होता है वो कहाँ पर पाया जाता है? केंद्रक में, कोशिका द्रव में, राइबोसोम में, या केंद्रिका में? बताइए जल्दी से, A, B, C या D। tRNA कहाँ पाया जाता है? केंद्रक, कोशिका द्रव, राइबोसोम या केंद्रिका? जिसने कोशिका द्रव जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो tRNA पाया जाता है वो कहाँ पर पाया जाता है? कोशिका द्रव में पाया जाता है। जो न्यू स्टूडेंट हैं, पहली बार आए हैं, उनको बता दूं मैं कि प्रत्येक सवाल के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। मैं सवाल बोलूँगा, आपको उसका जवाब लाइव चैट बॉक्स में देना है, ठीक है? तो जो न्यू स्टूडेंट आए ये उनके लिए था, और बाकी जैसे ही क्लास खत्म होगी उसके बाद में सबके सवालों के जो भी आपके डाउट्स होंगे उनके जवाब मैं दूंगा, ठीक है? तो अगला क्वेश्चन है हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट किस वैज्ञानिक ने दिया था नाम? माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट किस वैज्ञानिक ने नाम दिया था? ऑप्शन ए अल्टमन, ऑप्शन बी कोलिकर, ऑप्शन सी बेंडा और ऑप्शन डी हेक्सले। बताइए जल्दी से, माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम किसने दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम किसने दिया था? ए, बी, सी या डी? जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है सी बेंडा, सॉरी ऑप्शन ए जवाब दिया है अल्टमान, बिल्कुल सही जवाब है। माइटोकॉन्ड्रिया को जो बायोप्लास्ट नाम दिया था वो दिया था एक वैज्ञानिक थे, बहुत ही महान हस्ती थी जिसका नाम था अल्टमन। तो माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम दिया था अल्टमान नाम के वैज्ञानिक ने, ठीक है? अगला सवाल है हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया को साइटोप्लाज्म ग्रेन्यूल किस वैज्ञानिक ने कहा? वापस से सुनिए, माइटोकॉन्ड्रिया को साइटोप्लाज्म ग्रेन्यूल किस वैज्ञानिक ने कहा था? तो अब ये समझ जाइए, इसमें एक सवाल, इस सवाल के अंदर ही एक आंसर तो छुपा है कि जो साइटोप्लाज्म ग्रेन्यूल होता है वो किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अब किस वैज्ञानिक ने कहा था वो हमें बताना है। तो ऑप्शन ए अल्टमान, ऑप्शन बी कोलिकर, ऑप्शन सी बेंडा और ऑप्शन डी हेक्सले। बताइए जल्दी से, ए, बी, सी या डी, क्या होगा इसका आंसर? क्या दे पाएंगे आप? जल्दी से बताइए, ए, बी, सी या डी? अल्टमान, कोलिकर, सी बेंडा, हेक्सले। अल्टमान, कोलिकर, सी बेंडा और हेक्सले। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया को
माइटोकॉन्ड्रिया को साइटोप्लाज्म ग्रेन्यूल नाम दिया था वो सबसे पहले दिया था कोलिकर नामक साइंटिस्ट ने। किसने दिया था? साइटोप्लाज्म ग्रेन्यूल नाम कोलिकर नामक साइंटिस्ट ने दिया था। और सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को जो देखने वाले वैज्ञानिक थे या माइटोकॉन्ड्रिया और जो इंसान है वो सबसे पहली बार रूबरू हुए थे वो कोलिकर नामक वैज्ञानिक के माध्यम से ही रूबरू हुए थे। कोलिकर कुछ देख रहे थे, कीटों की रेखित पेशियों के अंदर कुछ देख रहे थे। उसी दौरान उनकी मुलाकात किससे हुई? उसी दौरान उनकी मुलाकात माइटोकॉन्ड्रिया से हुई। माइटोकॉन्ड्रिया ने कोलिकर को हाय बोला, कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया को हाय बोला, दोनों में मुलाकात हुई। कोलिकर तो बता के चले गए कि माइटोकॉन्ड्रिया नाम की चीज़ होती है। आज उसके सारे प्रकार, उसका जीवन काल, उसकी सारे नाम किसने खोज की थी, ये सब मुझे पढ़ाना पड़ रहा है और आपको पढ़ना पड़ रहा है। अब करें क्या, कर क्या सकते हैं? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आप तो समझ गए कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, साइटोप्लाज्म ग्रेन्यूल है। ये कह गए थे हमारे एक बड़ी महान हस्ती थी कोलिकर। अगला सवाल है हमारा, प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया? प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया? पुरकिंजे ने दिया था, विल्सन ने दिया था, स्ट्रोसबर्गर ने दिया था या हेकल ने दिया था? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। 4 ऑप्शन पाए जाते हैं किसी भी सवाल में, किसी भी एग्जाम में। बैंक में 5 पाए जाते हैं क्योंकि बैंक में एक जो लास्ट ऑप्शन होता है वो होता है कोई नहीं। सब में पाया जाता है वो ऑप्शन कोई नहीं। तो बैंक में 5 होते हैं और बाकी सारे एग्जाम होते हैं उसमें 4 ऑप्शन पाए जाते हैं। छोटी सी बात थी, आपको बतानी थी, मैंने बता दी। अब बताइए आप, जल्दी से बताइए आप, प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया था? पुरकिंजे, विल्सन, स्ट्रोसबर्गर या हेकले? हेकले नहीं, हेकल। बताइए जल्दी से। जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है, प्रोटोप्लाज्म शब्द पुरकिंजे ने दिया था, बिल्कुल सही जवाब है। पुरकिंजे एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने जीवद्रव या प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया था। और जो जीवद्रव, जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसको हिंदी में हम बोलते हैं जीवद्रव। प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में जीवद्रव बोला जाता है और जीवद्रव ही जीवन का भौतिक आधार है। जीवद्रव क्या है? जीवन का भौतिक आधार है। जीवद्रव को 2 भागों में विभाजित किया गया है। जीवद्रव को कितने भागों में विभाजित किया है? 2 भागों में विभाजित किया है। पहला भाग तो होता है केंद्रक और दूसरा भाग कौन सा होता है? दूसरा भाग होता है कोशिका द्रव। दूसरा भाग कोशिका द्रव कहलाता है। कोशिका द्रव के अंदर पाए जाने वाले कोशिकांग और कोशिका द्रव उसका दूसरा भाग होता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो जीवद्रव होता है वो 2 भागों में विभाजित होता है। अगला सवाल है हमारा, साइटोप्लाज्म शब्द किसने दिया? साइटोप्लाज्म, वो अपना जो पीछे क्वेश्चन था ये था, देखो ये था प्रोटोप्लाज्म। अब जो क्वेश्चन आया ये कौन सा है? ये है साइटोप्लाज्म। तो बताइए साइटोप्लाज्म शब्द किसने दिया था? ऑप्शन ए पुरकिंजे, ऑप्शन बी विल्सन, ऑप्शन सी स्ट्रोसबर्गर और ऑप्शन डी हेकेल। बताइए जल्दी से, ए, बी, सी, डी। साइटोप्लाज्म शब्द किसने दिया था? पुरकिंजे, विल्सन, स्ट्रोसबर्गर या हेकल? साइटोप्लाज्म शब्द किसने दिया? जिसने स्ट्रोसबर्गर नाम दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। साइटोप्लाज्म जो स्ट्रोसबर्गर थे उन्होंने ही साइटोप्लाज्म नाम दिया था। ध्यान रखिए, स्ट्रोसबर्गर जो वैज्ञानिक थे उन्होंने ही क्या नाम दिया था? साइटोप्लाज्म नाम दिया था। तो अब ध्यान रखिएगा, साइटोप्लाज्म के बारे में पूछते तो स्ट्रोसबर्गर, और अगर प्रोटोप्लाज्म के बारे में पूछे तो सीधा पुरकिंजे हो जाएगा। साइटोप्लाज्म का मतलब होता है कोशिका द्रव। साइटोप्लाज्म का मतलब होता है कोशिका द्रव। और जो प्लाज्म होता है, कोई सा भी प्लाज्म हो वो प्लाज्म कहलाता है सिर्फ और सिर्फ द्रव। ठीक है, तो प्लाज्म का मतलब तो द्रव है। साइटो का मतलब आप जानते हो, साइटो का मतलब क्या होता है? साइटो का मतलब होता है कोशिका। तो समझ गए साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म दैट मीन्स साइटोप्लाज्म का मतलब होगा कोशिका द्रव, जो स्ट्रोसबर्गर ने बताया था। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, प्रियोन्स की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? प्रियोन्स, देखो वायरस होते हैं, फिर वायरस के ऊपर अगर प्रोटीन आवरण नहीं पाया जाएगा तो वो कहलाएगा, क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा वायरॉइड। फिर इसी प्रकार से एक जीवित जाति और होती है जिसको प्रियोन्स बोलते हैं। एक और होती है, तो बहुत सारी होती है, उसके बारे में बताएंगे। तो प्रियोन्स के बारे में पूछ रहा हूँ मैं कि जो प्रियोन्स है वो क्या होगा? प्रियोन्स की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन ए एल्पर, ऑप्शन बी हैग, ऑप्शन सी क्लार्क और ऑप्शन डी उक्त सभी। एल्पर, हैग, क्लार्क या उक्त सभी, ए, बी, सी, डी। प्रियोन्स की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? जिसने डी जवाब दिया है, उक्त सभी या उपरोक्त सभी, बिल्कुल सही जवाब है। जो प्रियोन्स की खोज की थी वो की थी एल्पर, हैग और क्लार्क। इनका एक ग्रुप था, रिसर्च ग्रुप था इनका, जिसमें ये तीनों मिलकर एक साथ काम करते थे। तीनों मिलकर एक साथ काम करते थे, तो उसी दौरान एक रिसर्च कर रहे थे और उस रिसर्च के दौरान ही प्रियोन्स की खोज हुई थी या मुलाकात हुई थी मनुष्य से, और तब से हम पढ़ रहे हैं इनको। अगला सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। पिनोसाइटोसिस नाम किस वैज्ञानिक ने दिया? पिनोसाइटोसिस नाम किस वैज्ञानिक ने दिया? बताना है आपको। ऑप्शन ए WH लेविस, ऑप्शन बी FW वेंट, ऑप्शन सी AK वॉन और ऑप्शन डी कोई नहीं। बताइए जल्दी से पिनोसाइटोसिस। फिर मैं बताऊंगा पिनोसाइटोसिस होता क्या है। जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है WH लेविस, पिनोसाइटोसिस WH लेविस नाम दिया है जिसने,
जिसने जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो पिनोसाइटोसिस होता है, पिनोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है? कोशिका का किसी भी तरल पदार्थ को पीना। कोशिका का किसी भी तरल पदार्थ को पीना पिनोसाइटोसिस कहलाता है, जिसमें कोशिका झिल्ली के माध्यम से, कोशिका झिल्ली के माध्यम से किसी तरल को कोशिका के अंदर खींच लिया जाता है, सक कर लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पिनोसाइटोसिस नाम किसने दिया था? W.H. लेविस ने दिया था। पिनोसाइटोसिस का मतलब होता है कोशिका का किसी तरल पदार्थ को पीना। अगला सवाल है, प्रोटीन आवरण की अनुपस्थिति के कारण नग्न वायरस कहलाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले। क्वेश्चन क्या पूछा है? प्रोटीन आवरण की अनुपस्थिति के कारण, यानी कि प्रोटीन आवरण की अनुपस्थिति है के कारण नग्न वायरस कहलाएंगे। तो पहली बात तो यह है कि जो वायरस होगा वो नग्न नहीं होगा और उस पर प्रोटीन आवरण होगा, तो वो प्रोटीन आवरण होगा तो वो क्या कहलाएगा? वायरस कहलाएगा। लेकिन अगर ऐसा कोई वायरस है जिसपे प्रोटीन आवरण ही नहीं है तो वो क्या कहलाएगा? वायरस, वायरॉइड, जीवाणु या कवक? A, B, C या D? बताइए जल्दी से। ऐसा वायरस का नाम बताना है आपको जिस पर प्रोटीन आवरण नहीं होता है। जिसने B जवाब दिया है वायरॉइड, बिल्कुल सही जवाब है। जो प्रोटीन आवरण रहित जो वायरस होते हैं वो वायरॉइड कहलाते हैं, और वायरॉइड की खोज की थी डाइनर नामक साइंटिस्ट ने। डाइनर एक वैज्ञानिक थे, बहुत अच्छे इंसान थे, अपने दैनिक जीवन में बहुत ऐसे रिसर्च किया करते थे। तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने ही सबसे पहले वायरॉइड की खोज की थी। ठीक है, तो वायरॉइड की खोज का श्रेय किसको जाता है? डाइनर को जाता है। और प्रोटीन आवरण होता है वायरस के ऊपर, वो क्या कहलाता है? कैप्सिड कहलाता है। ध्यान रखिएगा, वायरस के ऊपर का प्रोटीन आवरण या वायरस के ऊपर का प्रोटीन चोल, चोल भी कहते हैं उसको, क्या कहलाता है? कैप्सिड कहलाता है। और जिस पर ये कैप्सिड नहीं पाया जाएगा वो क्या कहलाएगा? वायरॉइड कहलाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन कि कैप्सिड रहित वायरस की आकृति क्या कहलाएगी, या कैप्सिड रहित वायरस जीव क्या कहलाएगा? तो कैप्सिड रहित वायरस जीव क्या कहलाएगा? वायरॉइड कहलाएगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेरी क्या आदत है कि मैं किसी भी सवाल को जब तक एक्सप्लेन करता हूँ तब तक करते रहता हूँ जब तक आप अच्छी तरीके से समझ नहीं जाए, और उसको थोड़े थ्योरी टाइप में पढ़ाता हूँ ताकि आपको उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें याद रहे और वो सवाल भी याद रह जाए। तो जो न्यू स्टूडेंट है वो सोच रहे होंगे कि सर थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो जितनी आप एक्सप्लेनेशन सुनोगे उतना आपको ही फायदा है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, समसूत्री विभाजन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं माइटोसिस की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? समसूत्री विभाजन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं माइटोसिस की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन ए स्ट्रोसबर्गर, ऑप्शन बी टॉबेट बोन, ऑप्शन सी नोगिली और ऑप्शन डी होगा हमारा सोर्सन। तो बताना है आपको स्ट्रोसबर्गर, टॉबेट बोन, नोगिली या सोर्सन। जल्दी से बताइए। पहले मेरे पूरी बात को सुनना आप, फिर ही उसके बाद में कमेंट करना कि सर सवाल का जवाब मैं सही दे रहा हूँ या गलत दे रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, फिर उसके बाद में जवाब दीजिएगा। तो समसूत्री विभाजन माइटोसिस की खोज किसने की थी? अब आप कहोगे सर इसमें ऑप्शन नहीं है, तो अब ध्यान से सुनिए मेरी बात। जो समसूत्री विभाजन को सबसे पहले जो बताया था वो स्ट्रोसबर्गर ने ही बताया था। कब बताया था? 1875 में बताया था इन्होंने, पादप कोशिका में। 1875 में पादप कोशिका में स्ट्रासबर्गर ने पादप कोशिका में समसूत्री विभाजन की खोज की थी। लेकिन 1882 में, कब? 1882 में एक वैज्ञानिक और हुए, और उन वैज्ञानिक का नाम था W. फ्लेमिंग। उन वैज्ञानिक का नाम क्या था? W. फ्लेमिंग था। और W. फ्लेमिंग ने 1882 में इसको जंतु कोशिका में खोजा था, जंतु कोशिका में खोजा था। तो ध्यान रखिए, स्ट्रोसबर्गर 1875 और जो दूसरे वैज्ञानिक हैं W. फ्लेमिंग वो 1882। ठीक है, तो आपको ऑप्शन के हिसाब से जवाब देना। वैसे सबसे पहले स्ट्रोसबर्गर ने ही खोजा था। ध्यान रखिएगा, जो ऑथेंटिक बुक है उसमें यही डाटा दिया गया है। तो माइटोसिस स्ट्रोसबर्गर 1875 और माइटोसिस स्ट्रोसबर्गर 1882। अगला सवाल है हमारा, फेगोसाइटोसिस नाम किस वैज्ञानिक ने दिया? इंपॉर्टेंट सवाल है, फेगोसाइटोसिस नाम किसने दिया? फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है कोशिका का किसी ठोस पदार्थ को अपने अंदर लेना। और किसके द्वारा लेंगी वो ठोस पदार्थ को अपने अंदर लेगी कोशिका झिल्ली के माध्यम से। अभी मैंने इससे पहले बताया था आपको पिनोसाइटोसिस, तो आगे उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, अभी आगे वो भी सवाल आएंगे। तो आप तो बता दीजिए फेगोसाइटोसिस नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था? ऑप्शन ए W.H. लेविस, ऑप्शन बी F.W. वेंट, ऑप्शन सी A.K. वॉन और ऑप्शन डी मैकनिकॉफ। बताइए जल्दी से, कुछ मिसप्रिंट हो सकता है इसमें ऑप्शन डी में, ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर में हिंदी लैंग्वेज से टाइप नहीं होती है। तो फेगोसाइटोसिस नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था? मैकनिकॉफ नामक वैज्ञानिक ने दिया था। जिसने डी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है, जिसने डी वाला जवाब दिया है। फेगोसाइटोसिस नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था? मैकनिकॉफ नामक साइंटिस्ट ने दिया था। ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है,
पेंजिनवाद सिद्धांत किसने दिया था? पेंजिनवाद सिद्धांत किसने दिया था बताइए जल्दी से, फिर हम बात करेंगे पेंजिनवाद सिद्धांत होता क्या है, उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। पेंजिनवाद सिद्धांत क्या होता है, पहले आप बताइए पेंजिनवाद सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी विजमेन, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी कोई नहीं। बताइए जल्दी से, पेंजिनवाद सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन बिल्कुल सही जवाब है, और जिसने सी जवाब दिया है ए और बी दोनों, आपका जवाब गलत है। जो पेंजिनवाद सिद्धांत दिया था वो दिया था चार्ल्स डार्विन ने। किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पेंजिनवाद सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। अब सुन लीजिए पेंजिनवाद सिद्धांत क्या होता है। पेंजिनवाद सिद्धांत का संबंध पहले बता देता हूं मैं आनुवंशिकी से। किससे है? आनुवंशिकी से, जिसमें लक्षण एक जनक से दूसरे जनक में जाते हैं वो आनुवंशिकी कहलाती है। तो उससे संबंध रखता है पेंजिनवाद सिद्धांत, और उसमें यह बताया गया है इस पेंजिनवाद सिद्धांत में कि जो लक्षण होंगे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाएंगे, ये एक जनक से दूसरे जनकों में कैसे जाएंगे। तो उसका यह है कि शरीर के प्रत्येक ऊतक में, पेंजिनवाद सिद्धांत बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा पेंजिनवाद क्या है। शरीर के प्रत्येक ऊतक में सूक्ष्म कण होते हैं। शरीर के प्रत्येक ऊतक में क्या होते हैं? शरीर किससे बना है? शरीर बना है कोशिकाओं से, कोशिकाओं का समूह कहलाता है ऊतक। ठीक है, तो शरीर के प्रत्येक ऊतक में, या यूं मान लो कि शरीर की प्रत्येक कोशिका में क्या होते हैं? सूक्ष्म कण होते हैं, सूक्ष्म कण होते हैं। और ये सूक्ष्म कण क्या कहलाते हैं? पेंजिन कहलाते हैं। ये सूक्ष्म कण पेंजिन कहलाते हैं। जब निषेचन का समय होता है, जब निषेचन का समय होता है तो नर व मादा में पेंजिन्स मिलते हैं। नर व मादा के क्या होते हैं? पेंजिन्स मिलते हैं। नर के पेंजिन्स मिले और मादा के पेंजिन्स मिले। ठीक है, तो ये पेंजिनवाद सिद्धांत था। ठीक है, जिसमें क्या बताया गया था, वापस से सुन लीजिए सीधी सी सिंपल लैंग्वेज में, कि प्रत्येक जीव में पेंजिन होते हैं। ठीक है, जो कब मिलते हैं? जो मिलते हैं निषेचन के दौरान, यानी कि जब दो नर और मादा का जब मिलन होता है तो उस दौरान ये पेंजिन्स मिले। पेंजिन्स मिलने के बाद में जो नई जनक या संतति बनेगी वो क्या होगी? उसमें पुराने पेंजिन्स पाए जाएंगे। तो समझ गए होंगे आप। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से कौन सा आरएनए सबसे अधिक पाया जाता है? यानी कि ये यहाँ पर आरएनए के प्रकार दिए गए हैं, इनमें से कौन सा आरएनए सबसे अधिक पाया जाता है बताना है आपको। आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए या एसआरएनए। अब आप सब लोग जानते हैं कि एसआरएनए तो होता ही नहीं है, तो ये तो जवाब होगा ही नहीं। फिर टीआरएनए, एमआरएनए या आरआरएनए। तो बताइए ए बी सी डी क्या होगा इसका जवाब? आरएनए सबसे अधिक कौन सा आरएनए पाया जाता है? बताइए जल्दी से। जिसने आरआरएनए जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। आरआरएनए क्या होता है? सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, आरआरएनए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए एमआरएनए की मात्रा कितनी होती तो 2%, और टीआरएनए की अगर मात्रा पूछ ली जाए तो 18%। ध्यान रखिएगा। तो सबसे अधिक मात्रा में कौन सा आरएनए पाया जाएगा? आरआरएनए पाया जाएगा। निम्न में से कौन सा आरएनए का प्रकार नहीं है? अभी बताया था मैंने, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें मैंने डिस्कस किया था कि निम्न में से कौन सा आरएनए का प्रकार नहीं है। तो मैंने बताया था कि आरआरएनए होता है जिसको हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। फिर उसके बाद में एमआरएनए होता है जिसको हम मैसेंजर आरएनए के नाम से जानते हैं। उसके बाद में टीआरएनए होता है जिसको हम ट्रांसफर आरएनए के नाम से जानते हैं। फिर होता है एसआरएनए जो होता ही नहीं है। तो एसआरएनए है नहीं, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा कि जो एसआरएनए होता है वो आरएनए का प्रकार नहीं है। अगला सवाल है हमारा, टीआरएनए की मात्रा बतानी है आपको। टीआरएनए की मात्रा बतानी है 8%, 18% या फिर 24% या फिर 98%, 98%। बताइए जल्दी से क्या होगी टीआरएनए की मात्रा? बताइए जल्दी से, ए बी सी या डी। जिसने बी ऑप्शन जवाब दिया है टीआरएनए का 18% जिसने जवाब दिया है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। बहुत अच्छे स्टूडेंट हो आप। इसके अलावा सारे ही बच्चे स्टूडेंट अच्छे ही हैं, कंटिन्यू क्लास में आ रहे हैं। कल मैं क्लास नहीं ली थी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास पर्सनल मैसेज आए थे, सर आज हमें नींद नहीं आएगी, और कमेंट भी आए थे। कमेंट पढ़ना कल की क्लास के नीचे, जो दिन को क्लास हुई थी उसके नीचे कमेंट पढ़ना आप। और बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे क्लास लो सर, क्लास लो सर। तो इसलिए आज भी मुझे कुछ थोड़ा सा काम था, लेकिन मैंने फिर उस काम को डिले किया और मैंने सोचा क्लास पहले ज़रूरी है, बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए। इसलिए आप भी थोड़ी सी मेरी सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करिए ताकि वो भी क्लास में आ सके। तो इसका जवाब बता देता हूँ, टीआरएनए की जो मात्रा होती है वो होती है 18%। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है हमारा, वायरॉइड की खोज किसने की थी? अभी बताया था मैंने वायरॉइड के बारे में। वायरॉइड क्या होता है? जो ऐसा वायरस जिसमें प्रोटीन का आवरण नहीं पाया जाता,
ऐसा वायरस जिसमें प्रोटीन का आवरण नहीं पाया जाता वो वायरोइड कहलाता है। अब आपको पता है प्रोटीन का आवरण क्या होता है, प्रोटीन का आवरण होता है कैप्सिड, और कैप्सिड जिसमें नहीं पाया जाएगा वो वायरस कौन सा वायरस होगा, वो वायरस होगा वायरोइड। कोरोना वायरस नहीं होगा, ध्यान रखना, कोरोना वायरस नहीं होगा, वो होगा वायरोइड। ठीक है, कोरोना वायरस तो चीन से आया था, चीन वाले सारा सामान तो नकली भेजेंगे और जब वायरस की बात आएगी तो उसको असली भेज देंगे। ये तो गलत बात हुई ना, इसलिए ध्यान रखना, अब से सतर्क रहना और हाथ को समय समय पर सैनिटाइज करना है, घर से बाहर नहीं निकलना है, ऑनलाइन क्लासेस लेनी है और अच्छी तैयारी करनी है। अगला सवाल है, प्लाज्मा झिल्ली द्वारा ठोस पदार्थ को अपने अंदर लेना कहलाता है। अब देखो, इससे पहले जो सवाल आया था उसमें मैंने आपको बताया था पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस के बारे में। अब देखो सवाल को ध्यान से सुनिए, प्लाज्मा झिल्ली कहाँ पाई जाएगी, जब कोशिका होगी तो कोशिका के अंदर हमारी प्लाज्मा झिल्ली पाई जाएगी। ठीक है, अब प्लाज्मा झिल्ली क्या करती है, कुछ पदार्थों को अंदर लेती है, कुछ पदार्थों को बाहर छोड़ देती है। ठीक है, अब इसमें पूछा गया है कि प्लाज्मा झिल्ली द्वारा ठोस पदार्थों को अपने अंदर लेना, ठोस पदार्थ को क्या कर लेगी, वो अपने अंदर लेगी, उस क्रिया को हम क्या कहेंगे, उस क्रिया को हम कहेंगे फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस या कोई नहीं, बताना है आपको ए बी सी या डी। ध्यान रखना यहाँ पर ठोस पदार्थ है, जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है फेगोसाइटोसिस बिल्कुल सही जवाब है, फेगोसाइटोसिस बिल्कुल सही जवाब है। फेगोसाइटोसिस में क्या होता है, जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, कोशिका की जो झिल्ली होती है, प्लाज्मा झिल्ली होती है, वो क्या करती है, वो ठोस पदार्थ को अपनी कोशिका के अंदर ले लेती है और ये क्रिया क्या कहलाएगी, फेगोसाइटोसिस कहलाएगी। इसके ऊपर अलग से एक लेक्चर रखेंगे जिसमें हम इस क्रिया पर ही पढ़ेंगे। अगला सवाल है, प्लाज्मा झिल्ली द्वारा किसी पदार्थ को अपने अंदर लेना। अब देखो मैं तीनों ही बातें यही क्लियर कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखो सबसे नीचे यहाँ पर वर्ड दिया गया है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है कि जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो किसी पदार्थ को अंदर ले लेती है, चाहे वो ठोस हो या अर्ध ठोस हो या तरल हो, तो ये क्रिया तो कहलाती है एंडोसाइटोसिस। समझ गए, ध्यान से एक बार वापस सुन लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा। प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा किसी भी पदार्थ को, चाहे वो ठोस हो या द्रव हो या तरल हो, उसको अपने अंदर ले लेना या कोशिका के अंदर ले लेना एंडोसाइटोसिस कहलाता है। अब एंडोसाइटोसिस के दो भाग होते हैं, एक होता है पिनोसाइटोसिस और एक होता है फेगोसाइटोसिस। अब पिनोसाइटोसिस में क्या होगा, जब कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली किसी तरल पदार्थ को अपने अंदर लेती है तो वो क्रिया कहलाएगी पिनोसाइटोसिस, और जब कोई कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली किसी ठोस पदार्थ को अपने अंदर लेगी तो वो कहलाएगा फेगोसाइटोसिस। तो ध्यान रखना, फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस के प्रकार हैं। अब याद कैसे रखोगे, आप तो कंफ्यूज हो जाओगे, फेगोसाइटोसिस में तरल था या पिनोसाइटोसिस में तरल था। तो एक बात ध्यान रखिए, जो हमारा पानी होता है जो हमारा, वो किस अवस्था में होता है, तरल अवस्था में होता है, और पानी को हम क्या करते हैं, पीते हैं। तो पीने से आपको याद रखना है, जो कोशिका है वो भी पानी को पिएगी या किसी तरल पदार्थ को पिएगी। तो जब पिएगी या पीना होगा उसका, तो पीना होगा तो क्या कहलाएगा, पिनोसाइटोसिस कहलाएगा। पीना होगा तो क्या होगा, पीना होगा किसी तरल पदार्थ को, तो वो कौन सी क्रिया करेगी, पिनोसाइटोसिस करेगी। क्योंकि यहाँ आगे वाला जो शब्द है वो देखिए, पिनो या पीना क्या होगा, तरल पदार्थ को ही तो पिएंगे, ठोस पदार्थ को थोड़ी पिएंगे। तो तरल पदार्थ का पीना पिनोसाइटोसिस है और बाकी बचा फेगोसाइटोसिस। तो बस इसका याद रख लोगे तो इसका वैसे ही याद रह जाएगा। तो इस तरीके से कोरिलेट करके आपको पढ़ना है और मैं भी ऐसे ही पढ़ाता हूँ। आपको कमेंट में ये भी करके बताना है क्लास खत्म होने के बाद में कि क्लास कैसी लगी। ठीक है, आप बताते नहीं हो, बिना बताए चले जाते हो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। अगला सवाल है, RNA कहाँ पाया जाता है। आपको पता ही है RNA 3 प्रकार के होते हैं, तो बताना है आपको RNA कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन ए केंद्रक, ऑप्शन बी कोशिका द्रव, ऑप्शन सी राइबोसोम और ऑप्शन डी केंद्रिका। बताइए जल्दी से बताइए, RNA कहाँ पाया जाता है, केंद्रक, कोशिका द्रव, राइबोसोम या केंद्रिका। जिसने राइबोसोम जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। राइबोसोम जो RNA होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, वो राइबोसोम में पाए जाते हैं। और इन RNA की जो फुल फॉर्म होती है, वो फुल फॉर्म क्या होती है, राइबोसोमल RNA। तो ध्यान रखना, वहाँ RNA की फुल फॉर्म पूछ ले तो राइबोसोमल RNA होगी। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया का जीवन काल कितने दिन का होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइटोकॉन्ड्रिया का जीवन काल कितने दिन का होता है, बताना है आपको। 1 दिन का, 2 से 5 दिन का, 5 से 10 दिन का या 21 दिन का। बताइए जल्दी से। माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कोशिका द्रव में पाया जाता है, इसको इंजन कहते हैं कोशिका का। तो ये बताना है आपको, माइटोकॉन्ड्रिया का जीवन काल कितने दिन का होता है। क्विक बताइए जल्दी से। 1 दिन, 2 से 5 दिन, 5 से 10 दिन।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के सवाल बार बार पूछे जाते हैं, आपसे बताना है। जिसने सी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है 5 से 10 दिन। कितने, जिसने सी जवाब दिया है, सी जवाब दिया है जिसने 5 से 10 दिन, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका जीवन काल होता है 5 से 10 दिन का। ध्यान रखिएगा, एक कोशिका में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, एक कोशिका में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया की इसी संख्या को कॉन्ड्रियोन कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की इसी संख्या को हम क्या कहेंगे, कॉन्ड्रियोन कहेंगे। अगर सवाल आपसे पूछ लिया जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या या कोशिका में पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या कहलाती है, तो क्या कहलाएगी, ध्यान रखना आपको, कॉन्ड्रियोन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, कॉन्ड्रियोन कहलाएगी। एक सवाल में 5 सवाल बताऊंगा आपको, वो भी इंपॉर्टेंट, जिसमें से 3 आएंगे आपके एग्जाम में। अगला सवाल, संदेशवाहक आरएनए का कुल आरएनए का, संदेशवाहक आरएनए कुल आरएनए का कितना प्रतिशत भाग होता है। संदेशवाहक आरएनए यानी कि एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए। अब बताइए जल्दी से, संदेशवाहक आरएनए या एमआरएनए कुल आरएनए का कितने प्रतिशत भाग होता है। 2, 5, 7 या 10। जिसने 2% जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो संदेशवाहक आरएनए होता है वो कुल आरएनए का 2% भाग होता है। कितने प्रतिशत भाग होता है, 2% भाग होता है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, जनन द्रव्य सिद्धांत किसने दिया था। जनन द्रव्य सिद्धांत पूछा है आपसे, जनन द्रव्य सिद्धांत। इससे पहले हमने बताया था आपको पेंजिनवाद सिद्धांत। वापस से एक बार समझा देता हूँ, जनन द्रव्य सिद्धांत और पेंजिनवाद सिद्धांत क्या होते हैं। देखो, जब आनुवंशिकी की खोज चल रही थी या आनुवंशिकी के बारे में जब खोज चल रही थी, तो इस बारे में अध्ययन हो रहा था कि ये जो जनन होता है या जो लक्षण होते हैं वो कैसे एक पीढ़ी में दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, और इस प्रकार का रिसर्च हो रहा था। तो उस समय कुछ वैज्ञानिक हुए, उन्होंने अपना अपना मत दिया, अपनी अपनी अवधारणाएं दी। तो उसमें से एक अवधारणा थी, मैंने आपको पहले बताया, उसको बोलते हैं पेंजिनवाद सिद्धांत। इसमें क्या था पेंजिनवाद सिद्धांत में कि जो जीव होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें पेंजिन्स पाए जाते हैं उत्तकों के अंदर, और वो पेंजिन्स जब नर और मादा मिलते हैं तो उससे आगे वो ट्रांसफर हो जाते हैं, तो वो पेंजिन्स पाए जाते हैं। अब इसमें एक सिद्धांत और दिया था जो था जनन द्रव्य सिद्धांत। इसके अलावा एक सिद्धांत और है जो इसको जिस सिद्धांत को अभी ऐड नहीं किया है, अगली क्लास में लेंगे। तो उसमें क्या है, जनन द्रव्य सिद्धांत जो है इसमें क्या होता है, इसमें यह बताया, पहले यहाँ पर बता देता हूँ, ये जो सिद्धांत दिया था वो दिया था विजमेन नामक वैज्ञानिक ने। किसने दिया था, विजमेन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और इसमें यह था कि जो जीव होता है हमारा, वो जीव क्या होता है, उसमें 2 प्रकार के द्रव पाए जाते हैं। 2 प्रकार के द्रव पाए जाते हैं, एक तो होता है कोशिका द्रव और एक होता है जनन द्रव। एक होता है कोशिका द्रव और दूसरा होता है जनन द्रव। और जो जनन द्रव होता है वो क्या करता है, वो सिर्फ और सिर्फ जनन कार्य में ही भाग लेता है और किसी कार्य में भाग नहीं लेता। तो ये जनन द्रव्य सिद्धांत था, और ये अवधारणाएं थी, ये मतलब इनको कोई साबित नहीं कर पाए, ये अवधारणाएं थी, ये उनका मानना था कि ऐसा होता है, लेकिन ये सच नहीं था। बाद में फिर मेंडल आए, मेंडल के बाद में फिर बेटसन आए, फिर उन्होंने बताया, फिर गुणसूत्र, फिर पता नहीं क्या क्या होता गया, और बाद में आज जो आप पढ़ते हो वो आधुनिक आनुवंशिकी है। ठीक है, तो समझ गए ना, जनन द्रव्य सिद्धांत। और विजमान ने दिया था, विजमान ने क्या कहा था, 2 प्रकार के तरल पाए जाते हैं, कोशिका द्रव और जनन द्रव। जनन द्रव क्या करता है, जनन में सहायता करता है, और इससे फिर क्या होते हैं, लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, इस प्रकार के सिद्धांत उन्होंने दिए थे। अगला सवाल है हमारा, ध्यान से सुनिए, केंद्रक द्रव व कोशिका द्रव के आयतनों के अनुपात को कहते हैं। इस सवाल को मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। केंद्रक द्रव व कोशिका द्रव के आयतनों के अनुपात को कहते हैं KI इंडेक्स, RI इंडेक्स, PI इंडेक्स या SI इंडेक्स। बताइए जल्दी से, क्या कहेंगे। जल्दी से बताइए क्या कहेंगे। जिसने जवाब ए दिया है KI इंडेक्स, बिल्कुल सही जवाब है। केंद्रक द्रव व कोशिका द्रव के आयतनों के अनुपात को क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव व कोशिका द्रव के आयतनों के अनुपात को KI इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। KI इंडेक्स के नाम से जाना जाता है, जिसको बोलते हैं कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। क्या बोलते हैं, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स भी बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या होगा, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स होगा केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव का जो आयतन है उसका अनुपात। अगला सवाल है हमारा, साइटोप्लाज्म की गति क्या कहलाती है। अब आपको मैंने बताया था साइटोप्लाज्म क्या होता है। साइटो का मतलब होता है कोशिका, प्लाज्मा का मतलब होता है द्रव, तो साइटोप्लाज्म क्या हो गया, कोशिका द्रव। तो कोशिका द्रव की बढ़ने की गति क्या कहलाती है, कीटोसिस, साइक्लोसिस, फेगोसाइटोसिस या पोरोसिस। बताइए जल्दी से क्या कहलाएगी।
साइटोप्लाज्म की गति क्या कहलाती है? कीटोसिस, साइक्लोसिस, फेगोसिस या पोरोसिस? जिसने जवाब दिया है साइटोप्लाज्म की गति साइक्लोसिस कहलाती है, बी वाला जवाब बिल्कुल सही जवाब है। साइटोप्लाज्म की गति क्या कहलाती है? साइटोप्लाज्म की गति साइक्लोसिस कहलाती है। साइटोप्लाज्म की गति साइक्लोसिस कहलाती है, ध्यान रखिएगा, साइक्लोसिस। अगला सवाल है, ध्यान से सुनिए अब इस सवाल को। सवाल क्या कहना चाहता है? बिना केंद्रक विभाजन और बिना कोशिका द्रव विभाजन के, जिसमें केंद्रक विभाजन भी नहीं हो रहा है, कोशिका द्रव विभाजन भी नहीं हो रहा है, विभाजन के गुणसूत्रों का विभाजन हो जाना कहलाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है। बिना केंद्रक विभाजन और बिना कोशिका द्रव विभाजन के गुणसूत्रों का विभाजन हो जाना कहलाता है एंडोमाइटोसिस, ओरोमाइटोसिस, फिगोमाइटोसिस और कोई नहीं? बताइए जल्दी से। ए, बी, सी या डी? जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है एंडोमाइटोसिस, बिल्कुल सही जवाब है। एंडोमाइटोसिस क्रिया होती है समसूत्री विभाजन के दौरान। उसमें क्या होता है? उसमें यह होता है कि केंद्रक विभाजन तो होता ही नहीं है, कोशिका द्रव विभाजन भी नहीं होता है, और उससे पहले क्या हो जाते हैं? गुणसूत्रों में विभाजन हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जो केंद्रक विभाजन और कोशिका द्रव विभाजन के गुणसूत्रों के विभाजन के बिना गुणसूत्र जब विभाजित हो जाते हैं तो वो क्रिया कहलाती है एंडोमाइटोसिस। और इस प्रकार के सवाल ही पूछे जाते हैं बच्चों, ध्यान से सुन लो ऐसे सवालों को। इस प्रकार के सवाल ही पूछे जाएंगे वहाँ पर। फिर आप पंखे की ताड़ियाँ गिनोगे, ये गिनोगे कि पंखे कितने थे। इसलिए कह रहा हूँ आपको, ध्यान से सुन लो, पूरी क्लास अटेंड करके जाया करो। बच्चे सारे अच्छे हैं, जो नए मेहमान आए हैं उन मेहमानों को भी मैं कहना चाहता हूँ, क्लास पूरी अटेंड करनी है। लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा उठाना है, फ्री में आपको क्लासेस मिल रही है, अटेंड करते रहिए। टेस्ट सीरीज चलती है, RSIS टेस्ट सीरीज क्यों देते हैं? क्यों देते हैं वो टेस्ट सीरीज? क्योंकि उनको इसीलिए देते हैं, वो बार बार प्रैक्टिस करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, बार बार उनके पास सवाल आता है, उनके सामने सवाल आता है, बार बार उनके दिमाग पर जोर पड़ता है और बार बार वो सही उत्तर को पहचानते हैं। इससे उनको क्या हो जाता है? उनको इससे एक्सपीरियंस हो जाता है। फिर वो पढ़ के एग्जाम नहीं देते, फिर वो एक्सपीरियंस बेस पे एग्जाम देते हैं, फिर वो IAS RS बनते हैं। इसीलिए तो आपको एक्सपीरियंस हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करिए, थ्योरी पढ़िए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि थ्योरी नहीं पढ़नी, थ्योरी तो पढ़नी ही है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी पढ़िए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट को भी आप सॉल्व करिए। प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करोगे तभी तो आपको फ़ायदा होगा। और एक बात ध्यान रखना, अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव बुक है तो आप उसको सॉल्व करते हो तो प्लीज़ आपको ये करना है कि उस पर जो राइट आंसर होता है उस पर आपको टिक मार्क नहीं करना है, आपको बुक पर टिक मार्क नहीं करना है। जैसे कोई ऑप्शन है, जैसे सपोज दैट आपके पास में ये सवाल है, बुक में लिखा हुआ है, अब आप क्या करते हो? हाँ, इसका जवाब ये होगा, तो इस पर टिक कर दिया। अब अगली बार जब आप पढ़ोगे ना, तब आपको नुकसान होगा। कैसे होगा नुकसान? अगली बार आप जैसे ही इस सवाल को पढ़ोगे, सवाल को पढ़ने से पहले ही आपको ये आंसर दिख जाएगा, तो आपके दिमाग की मेहनत तो जीरो हो गई ना। फिर आपने तो दिमाग पर जोर डाला ही नहीं, और दिमाग पर जोर डाला नहीं तो फिर तो आपको याद होगा ही नहीं। इसलिए कह रहा हूँ, अब आगे से ध्यान रखना, टिक मार्क मत करना। अगला सवाल है हमारा, जनकों से संतति में लक्षणों के स्थानांतरण को कहते हैं। पहले ध्यान से सुनिए सारे सवाल को और फिर उसके बाद में जवाब देना है। यहाँ पर पूछा है, जनकों से संतति में लक्षणों के स्थानांतरण को कहते हैं। ऑप्शन ए हेरिडिटी, ऑप्शन बी आनुवंशिकी, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी कोई नहीं। बताइए जल्दी से, ए, बी, सी या डी? ए कहेंगे, बी कहेंगे, सी कहेंगे या डी कहेंगे? जिसने सी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। वहाँ पर एग्जाम में बेटा ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे वहाँ पर, क्योंकि सिंपल सवाल तो सब लोग पढ़ के आएंगे और आप तो ऐसा करोगे वहाँ पर जाते ही, हाँ प्रश्न पढ़ा, उत्तर के ऑप्शन पहला हाँ हेरिडिटी कहते हैं, तो वहाँ हेरिडिटी ओके कर दिया। अरे मेरे भाई दूसरा ऑप्शन देख ले, वो भी हेरिडिटी है, और तीसरा ऑप्शन दोनों को मिलाकर जोड़ के दिया गया है, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही होगा। हेरिडिटी है, उसी को हम हिंदी में आनुवंशिकी कहते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के साथ साथ ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन से ज़्यादा तो ऑप्शन हार्ड होते हैं। ऑप्शन आपके दिमाग के साथ खेलते हैं, क्वेश्चन तो बेचारा सीधा साधा पूछा जाता है, लेकिन ये जो ऑप्शंस होते हैं ना, ये आपके दिमाग के साथ खेलेंगे, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए ही ऐसे जाएंगे ऑप्शन कि आप कंफ्यूज होगे। इसलिए क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो, ना पढ़ो थोड़ा छोटा मोटा पढ़ लेना, लेकिन ऑप्शंस को बहुत केयरफुली पढ़ना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। मोटिवेशन भी देता हूं मैं बच्चों, जो नए आए हैं उनको बता दूं। अगला सवाल है हमारा, संयुक्त प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी तो आजकल सब याद कर लेते हैं, हाँ नाल व रस्का ने की थी। संयुक्त प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? क्योंकि उससे पहले तो वही खोजा गया था, वैज्ञानिक ने की थी, बताना। एल्पर, विल्सन, क्लॉर्क और सभी? बताइए।
जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है, जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है उनका गलत है, और जिसने बी वाला जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो संयुक्त प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी वो विल्सन नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने की थी। विल्सन नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, संयुक्त सूक्ष्म प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी, और ये खोज उन्होंने 1710 में ही कर दी थी। कब करी थी? 1710 ईस्वी में की थी। और कोशिका की खोज कब हुई थी? कोशिका की पहली खोज हुई थी 1665 में। तो ध्यान रखिएगा, 1665 में कोशिका की खोज हुई थी, और 1675 में जीवित कोशिका की खोज हुई थी, और 1710 में जाकर क्या बना था, हमारा सूक्ष्मदर्शी बना था। कौन सा? संयुक्त प्रकाश सूक्ष्मदर्शी, जो प्रकाश की रोशनी के आधार पर क्या करता था, उसमें अपना प्रतिबिंब दिखाता था और हम छोटी से छोटी चीज को देखते थे। अगला सवाल है हमारा, आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग चार्ल्स डार्विन ने किया था? क्या आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग विजमेन ने किया था? क्या आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग बेटसन ने किया था या जॉनसन ने? बताइए जल्दी से, ABCD क्या होगा इसका जवाब। आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? चार्ल्स डार्विन, विजमेन, बेटसन या जॉनसन? आनुवंशिकी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आनुवंशिकी। जिसने बेटसन जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है, बेटसन जिसने जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो बेटसन थे वो 1905 तक आते आते उन्होंने आनुवंशिकी पर क्या कर दिया था, आनुवंशिकी पर रिसर्च करना भी स्टार्ट कर दिया था। और आधुनिक आनुवंशिकी के जनक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आधुनिक आनुवंशिकी के जनक कौन होंगे? बेटसन होंगे। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आनुवंशिकी के जनक कौन है, तो आप सब लोग जानते हो ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे वो आनुवंशिकी के जनक कहलाते हैं। और जो बेटसन थे उन्होंने ही सबसे पहले आधुनिक आनुवंशिकी की स्थापना की थी। आधुनिक जो आनुवंशिकी थी उसकी स्थापना या शुरुआत करने का श्रेय बेटसन को जाता है। आधुनिक की बात कर रहा हूँ, सिर्फ आनुवंशिकी की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है हमारा, प्लाज्मा झिल्ली द्वारा तरल पदार्थों को अपने अंदर लेना कहलाता है। शायद ये सवाल मैंने बता दिया आपको या वापस क्या पता आ गया होगा। देखो पहले बताया था मैंने ठोस पदार्थ होंगे फेगोसाइटोसिस, और दूसरा है तरल पदार्थ क्या हो जाएगा? पिनोसाइटोसिस। तो फेगोसाइटोसिस पिनोसाइटोसिस दोनों ही किसके भाग है? दोनों ही एंडोसाइटोसिस के भाग है, ध्यान रखिएगा। पिनोसाइटोसिस का मतलब पीना तरल पदार्थ ही तो पिएगा, ठोस थोड़ी पिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल इसी समय, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और जो नए बच्चे हैं वो कमेंट करने के साथ साथ चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू।